अपने कैरियर को लेके हर कोई कंफ्यूज में रहता है। टीचिंग स्टाइल्स बहुत अलग थी। बच्चों को बहुत पसंद आता था, मतलब कोई चीज को यदि पढ़ाना होता तो कहीं ना कहीं वो एंटर वो होते हैं 1000 बच्चे, निकलते 100 ही हैं उसमें। 999 डेज थियरी में बिलीव करता हूँ कि 999 डेज देने पड़ेंगे, 1000th डे आपका होगा। यहाँ पे कई सारे ऐसे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन गांव में जरा सा भी नहीं। बिकॉज दे नीड टू हेल्प देयर फैमिली ना, फैमिली हैड अ बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। और सेल्फ डाउट से हम कैसे डील करते हैं? अब बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं प्रोफेसर बनके, उनके लिए क्वालिफिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग जगह से 10 नए नए आइडियाज को सुन रहा है और फिर वो कंफ्यूज हो रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेगा? मैं वो बैच से नहीं हूँ जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। मैंने एग्जाम दिया और उसके बाद लॉकडाउन लगा। कंपैरिजन विद अदर्स इज गुड और बैड? कंपैरिजन का कोई वहाँ पे सेंस बनता ही नहीं। सक्सेसफुल जो पर्सन्स है, पीपल्स है, वो किसी चीज़ में मास्टर होते हैं या किसी चीज़ में आर्टिस्ट की तरह होते हैं। ये चीज़ उनसे बेहतर बताना चाहता हूँ, लाइक आप अभी तक एक टीचर को क्या देख रहे हैं कि दिस इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ माय करियर। यदि आप टीचिंग करना चाहते हैं ना, तो ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं किसी में फेल हो गया हूँ, मेरे से वो चीज़ें नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि भाई एक लास्ट ऑप्शन है, चलिए टीचिंग ट्राई करता हूँ। 20 is the age where you cannot totally depend on family. काम नहीं करना, किसी को काम नहीं करना। इन लोगों को अब 1 से 4 जो बेसिक नेसेसिटी है आप तो उस टाइम ऐसा होता है कि अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया चला गया, ये सेटल्ड है। कॉलेज में मैं तो इतना प्रेफर करता हूँ कि बच्चों किसी भी तरीके से एटलीस्ट आधे घंटे बुक के लिए निकालना चाहिए। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि सब सेट है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको वे स्टेप बाय स्टेप होता है। एक स्टेप चढ़ा, आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स आई, आप नया फेल हुए, आप कुछ नया सीख रहे हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदे हवा से इजाजत नहीं लेते। वेलकम गाइस, ये हमारा इस टाइप का पहला पॉडकास्ट रहेगा जिसमें हम 4 लोग बैठ के एक सिंगल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारी मेन ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस है वो 20 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल रहेगी कि जो अभी कॉलेज में एंटर हुए या फिर किसी भी फील्ड में है, कि जो अपने कैरियर को लेके हर कोई कंफ्यूज में रहता है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस वो है कि जिनको हम एक पाथ दिखा सके कि कैसे वो कंफ्यूजन से अपने कैरियर कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं बाय चूजिंग राइट पाथ। अगर कोई मेंटरशिप लेनी है तो वो कैसे ले सकते हैं, या फिर हम सब कैसे वो डिफरेंटली करते हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ में वो कैसे किया है काम। लोग जनरली देखते हैं कि जो बड़ी चीज जो अचीव करते हैं, लाइक कोई बड़ा बिजनेसमैन है, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स या मुकेश अंबानी, किसी को भी बड़े लोगों को देखते हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जनरली हमारी पब्लिक बहुत बड़ा क्लास ऐसा है कि जो कॉलेज में एंटर होते हैं एक अच्छी जॉब की एक्सपेक्टेशन से और वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन के बीच में वो रहते हैं कि हम कैसे करें। जनरली जैसे कि मैंने अभी कॉलेज में एंटर हुआ है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं या प्राइवेट सेक्टर में जाऊं या अपने पैशन को फॉलो करूं या फिर वो चीज करूं कि जो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। वो सब कंफ्यूजन के बीच में आज हम ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे पर कि जैसे कि उनको कुछ एटलीस्ट कुछ चीजें जो मिल सके जो उनको हेल्पफुल हो अपना कैरियर पाथ सही से चूज करने के लिए। फर्स्टली हम सब फर्स्ट टाइम मिले हैं एक दूसरे से, सो तो मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे को पहले जान लेते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मुकेश। अपने बारे में कुछ बताइए। तो बेसिकली मैं मुकेश कुमार, मैं बेसिकली झारखंड से हूँ और अभी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और एक तरह से यदि देखा जाए तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टीचिंग जिस तरीके से मेरा पहले से पैशन था कि मेरे को पढ़ाना है और लास्ट तक मेरा शायद यही होगा, क्योंकि जिसमें रुचि होता है ना, लाइक जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और जिसे मैं अपने लाइफ में उससे एक करियर बनाना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एज मेरा फिजिक्स बहुत ही अच्छा था और मैं एज ए करियर इसे बनाना चाहूंगा। तो आपने मतलब स्टडी सब यहीं से किया? नहीं, मेरा मेजरली स्टडी झारखंड से ही हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण या तो फिर और भी कई सारे होते हैं ऐसे जिसमें कई सारी चीजें देखे गए हैं, लाइक उसके कारण फिर मेरे को सूरत शिफ्ट होना पड़ा और फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट। मतलब कब आए सूरत और क्यों? सूरत में 2022 वो दिन भी आ रहे 25 नवंबर। वहां से आपने झारखंड से 12th किया और बाद में मतलब कॉलेज मतलब करते करते मतलब मिड में मैं आया था, जिसमें मैं बीच बीच में एग्जाम देने के लिए भी जाता था। और 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और फिर अभी मैं एमएससी परस्यू कर रहा हूँ। तो आप स्टार्टिंग से यही मतलब करना चाहते थे टीचिंग बचपन से, लाइक मैं जिस समय 8th में था उस समय से मैं होम ट्यूशन वगैरह करवाता था। तो ऐसा एक था कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, तो क्यों ना मैं अपना करियर इसी पे बनाऊं। तो ये चीजें पहले से ही थी।
एक डिसाइड में लाइक यदि 8 में बात करूँ तो 2016 के आसपास, तो उस समय मेरा एक तरह से वो फिक्स नहीं था कि मेरे को इसी लाइन में जाना है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आप में डेवलप किए तो लगा कि हाँ ये करियर मेरे लिए सही है। तो आफ्टर 12th मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मेरे लिए काफी बेहतर है। ओके, हम लाइन बाय लाइन जाते हैं। तो आपने मतलब अपनी स्कूलिंग झारखंड से की, झारखंड, उसके बाद फिर मैंने वहीं से 12th भी किया। हाँ, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए मैंने एडमिशन करवाया बीएससी के लिए बेसिकली। तो 3rd सेम या 4th सेम में मैं यहाँ पे आ गया लगभग। फिर आपने टीचिंग कब स्टार्ट की? टीचिंग मेरा एक्चुअल यदि देखा जाए टीचिंग का एक्सपीरियंस तो फिर 2022 जब यहाँ पे आया, उसके बाद मेरा टीचिंग का एक्चुअल मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगा कि बेसिकली हम जब देखते हैं तो टीचिंग को कोई ऐसे कैरियर नहीं कंसिडर करता है, कि वो जब ना कोई मतलब हम कुछ अदर फील्ड में जाना चाहते थे, वहां नहीं गए हैं। तो बेसिकली हम सब ने, आई थिंक, हाँ मुझे लगता है कि हम सब अपने कॉलेज या फिर स्कूल टाइम में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। टीचिंग सबसे जनरल है कि कोई भी 12th के बाद अगर फ्री हुआ है तो टीचिंग करवा दे। वो एज ए कैरियर हम नहीं कंसिडर करते हैं इसको। हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर या फिर अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं। टीचिंग को अर्ली एज में एज ए कैरियर, जिसे मैं बताना चाहता हूँ लाइक आप अभी तक एक टीचर को क्या देखें कि दिस इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ माय करियर। यदि आप टीचिंग करना चाहते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं किसी में फेल हो गया हूँ, मेरे से वो चीजें नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि भाई एक लास्ट ऑप्शन है, चलिए टीचिंग ट्राई करता हूँ। और मेजरली 90% ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे जो लास्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि मेरे को करियर बनाना है, अब टीचिंग में बनाना है, क्योंकि उनके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। लेकिन एक अपने आप में पैसिनेट होना चाहिए, अपने आप में वो चीजें, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए कि भाई मेरे को यही करना है, वो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करियर, खास करके टीचिंग में। क्योंकि टीचिंग एक पेशेंस मांगता है। लाइक आप डायरेक्टली जब तक आप एमएससी या तो ये सब चीजें नहीं करोगे तब तक आपको कोई अच्छे पोस्ट नहीं मिल सकता। यदि आप अब बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं प्रोफेसर बन के, उनके लिए क्वालिफिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उनके लिए लोग पेशेंस नहीं रख पाते। उनके लिए कई सारे ऐसे स्मॉल सेक्टर्स में लाइक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह में पढ़ाते हैं, वहां से एक्सपीरियंस गेन के धीरे धीरे उनकी स्टडी भी चलती रहती है, बाद में बड़े पोस्ट में जाते हैं। लेकिन हाँ वो चीजें सेल्फ में होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को करना है, वरना फिर बाद में आप वही प्राइवेट में चीजें तक रह जाओगे, एक सीमित चीजों तक रह जाएगा, आप आगे तक नहीं कर पाओगे। वो यदि आप लास्ट ऑप्शन करियर को चूज किए तो कि भाई मेरे को कोई दिक्कत है, मेरे को कुछ नहीं मिला, देन मैं टीचिंग चूज करता हूँ, तो आप आगे तक नहीं जा सकते हैं। यदि वही आप आफ्टर 12th के बाद करियर अब चूज किए कि मेरे को टीचिंग में जाना है, तो उस तरीके से आप पढ़ेंगे, अपने आप में सेल्फ चीजें प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे को बच्चों को कैसे करवाना है, वो सारी चीजें वहां से स्टार्ट होती है। लेकिन आप मान के चले आप टेक्सटाइल में थे, अब टेक्सटाइल से तुरंत आप टर्न हो रहे हैं इनटू टीचिंग में, तो फिर चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि भाई आप लिमिट तक चीजों को बता सकते हैं। इन 12th के बाद या तो ग्रेजुएशन के बाद यदि आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए गुड डिसीजन होता है। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे इसको? जैसे कि अगर मान लो कि मैं अभी 12th जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, अगर मुझे आप सजेस्ट करना चाहोगे कि मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, तो आप क्या क्वालिटीज देखना चाहोगे? क्या मतलब अगर कोई कोई है जिसने 12th कंप्लीट किया है जस्ट, उसको आपको टीचिंग के लिए अगर वो पूछ रहा है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो अर्ली 20s में ये डिसाइड करना मुश्किल है। तो आप कैसे उसको सजेस्ट करोगे या क्या क्वालिटीज उसमें देखोगे कि जो टीचिंग में जा सकता है? क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले उनके एक्सप्लेनेशन, मतलब लोगों को वो कैसे समझा पा रहा है, ये मेजर फैक्टर देखा जाता है टीचिंग में। कि उसने मतलब नहीं किया है कभी टीचिंग, कभी की नहीं है और वो स्टार्ट, ऐसे फ्रेशर उनको थोड़ा लर्निंग लाइक डाउट सेशन वगैरह जैसे होता है, कोई स्मॉल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने चाहिए उसे, जहाँ पे 6-7 महीने तक वो पढ़ाए, उसके बाद उसके पास थोड़ी सी एक्सपीरियंस आए कि मैं बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। जब तक हमें एक्सप्लेनेशन नहीं आता हम चीजें नहीं कर पाएंगे। लाइक सबसे मेजर फैक्टर बनता है, यदि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चों को ना समझा पाएंगे ना बच्चे समझ पाएंगे। तो वो चीजें एक क्लियरली हमें हमारे पास होना चाहिए एक्सप्लेनेशन के तरीके। अब रूल्स भी कई सारे अलग अलग है कि आपकी टीचिंग मेथड कैसी है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो हर एक क्लासेस में ना टीचिंग मेथड अलग हो जाता है, क्योंकि बच्चे से जो रिलेशनशिप बनता है ना वो अलग अलग होती है। किसी बच्चे के साथ डायरेक्टली हाँ क्या भाई चल रहा है ऐसे भाईचारे जैसा, किसी के साथ पूरी मोस्ट डिसिप्लिन होना चाहिए ऐसे, जहाँ पे हम कोई अलग चीजें बातें नहीं कर सकते हैं। तो हर एक बार जो टीचिंग मेथड होती है वो चीजें चेंज करनी होती है, वो भी बच्चे के बेसिस पे कि बच्चे आपके पास कैसे हैं कैसे नहीं है। हाँ। और इसमें क्या 11 12 10 12 का जो स्टूडेंट रहता है,
उसने कभी ऐसे फिजिकली एक्सप्लोर नहीं किया होता है किसी को टीच करना, तो जनरली वो अगर ऐसा सोचना चाहे तो अपने दोस्तों को देख सकता है कि आप अपनी जर्नी को एक बार देखते हैं ना पीछे जाके कि भाई 11 ट्वेल्थ में 10th में 9th में मेरे दोस्त आसपास मेरे से डाउट पूछते थे। या एक बार देखो कि आप आसपास घूम रहे हो, ये 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे ही पूछ रहे हैं, जिनको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से एक पता चलता है कि नहीं, मेरे में एक्सप्लेनेशन पावर तो है थोड़ी बहुत, मैं उनके डाउट्स तो क्लियर कर पा रहा हूँ, मैं खुद से थोड़ा समझ रहा हूँ, मैं उनको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो ये लाइन, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो ये ऐसा समझता है कि ये पूरे ग्रुप में मैं एक बंदा गो टू पर्सन हूँ कि जिसके पास लोग डाउट लेके आ रहे हैं 11 ट्वेल्थ में 10th में, जनरली ऐसा होता है कि कॉल करो तो एक स्टूडेंट को कॉल करता है कि ये समझा वो देगा। सब समझा देगा। तो उस स्टूडेंट को ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर मैं एज अ ग्रुप में इतने को समझा सकता हूँ तो आगे जाके मैं शायद ये चीज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। पर ये ऐसा नहीं होता कि वो मोस्टली ऐसे टॉपर ही होते हैं, और टॉपर क्यों चाहेगा कि जस्ट मतलब एक लो लो। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आप अलग पांडे का नाम सुने होंगे। ऐसा कोई खास टॉपर्स नहीं थे, लेकिन उनकी टीचिंग स्टाइल्स बहुत अलग थी, बच्चों को बहुत पसंद आता था। मतलब कोई चीज को यदि पढ़ाना होता तो कहीं ना कहीं वो एज अ फन मोड पे डालता था बच्चों को। ऐसा नहीं कि भाई एक सीरियसली मूड पे चल रहे हैं पूरी वही फ्लो पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ टाइम के लिए बच्चों को फन मोड पे लेके आता था, जिससे क्या हुआ, बच्चे इंगेज होना स्टार्ट किए। मैं तो ऐसा मानता हूँ यदि आप एज ए टीचर है अपने करियर में, तो बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए लाइक कि भाई ये ना अपने मतलब भाई भाई है। ऐसा नहीं कि बीच में एक हमारे पास बाउंड्री हो, लिमिट बाउंड्री, कि भाई मैं इनके सामने ऐसे बोल दूं तो फिर क्या होगा। हाँ, डिसिप्लिन मैटर करता है, बट वहां पे वो चीजें अलग हो जाती थी। मैं इस आइडिया से डिसएग्री भी करता हूँ कि लोग अगर कहते हैं ना कि मुझे 12th के बाद पता था कि मतलब ये होना चाहिए, हाँ, मैं ये करना चाहता था, नहीं नहीं, ये मैं डिसएग्री करता हूँ। कोई किसी को पता नहीं होता। हम जनरली जब हम कुछ कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि मुझे ये करना था, मैंने किया डेडिकेशन से, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं थी। पर एक्चुअली ढेर सारे कंफ्यूजन के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम सराउंडेड हैं ऐसे लोगों से, या फिर ऐसे फैमिली कह सकते हैं हम। ये कल्चर बहुत ज्यादा है एक तरह से, जैसे हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं। लाइक मैं गांव में रहता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरे को कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था कि एक्चुअल में करना क्या है। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास ए लॉट ऑफ आइडियाज। बाहर लाइक मतलब अपने गांव से जब सूरत में आया तो मेरे पास वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था पढ़ाई के अलावा, कि पढ़ाई करो गवर्नमेंट जॉब। यहाँ भी आया तब भी मैं लगभग 1 साल तक जीएसटी मतलब सॉरी जीएसटी और साथ इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी किया। लेकिन तब भी यहाँ पे कई सारे ऐसे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन गाँव में जरा सा भी नहीं। तो वो सराउंडिंग मुझे देखे किस टाइप के चाइल्ड थे आप प्रॉपर? एज टॉपर्स तो नहीं मान सकते, लेकिन थे मतलब अच्छे थे पढ़ाई में। हाँ, स्कूल के तो हाँ, स्कूल टॉपर्स हुआ हमेशा हुआ करता था। हाँ, फिर वो एक बार जैसे ब्लॉक ब्लॉक टॉपर हुआ 10th में, जिसमें मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे। बेसिकली मैं मैथ्स ज्यादा मतलब फोकस करता हूँ, मैथ्स और फिजिक्स में ही, तो मेरे उसमें गुड मार्क्स भी आए। गुड। तो हम वापस आएंगे आप पे। अभी यश से पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे मैं यश हलाला है, लेकिन अब मैं सीए प्रिफर करता हूँ। so it's- अभी ये जनरली कॉमन टर्म है कि कि एक स्विच आया। आफ्टर 12th आप एक चीज डिसाइड कि मेरे को सीए करना है। अभी तो जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अभी शायद कंप्लीट हो गया है, तो मैं भी ये बोलूँ कि मेरा क्लियर था उस टाइम पे, लेकिन रियलिटी ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, कि वो बन पाएगा। और जब मैंने एंटर किया वो फेज ऐसा था कि आगे लाइफ भी नहीं, जस्ट मेरा 12th क्लियर हुआ 2020 में। ओके, आई एम मैं वो बैच से नहीं हूँ जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, मैंने एग्जाम दिया और उसके बाद लॉकडाउन लगा। हम वो बैच में हैं। तो उस फेज पे कॉलेजेस शट डाउन थे, देश शट डाउन था, तो ऑप्शंस सोचा तो बहुत होता है। जैसे मैंने फॉरेन जाने का सोचा था, वहां पढ़ाई करने का, सेटल होने का, ये सोचा सब था। लेकिन वो फेज ऐसा था कि एग्जाम्स के बाद आपकी जो सोच थी वो रुक गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। कुछ कुछ और अचीव नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, और डिसीजन कुछ ऐसा लेना होता है कि अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आगे क्या पता 1 साल के बाद किस 2 साल के बाद किस चीज की डिमांड है, हमें नहीं पता। जनरली हम डिसाइड करते हैं, जो 11th 12th का स्टूडेंट रहता है वो ये डिसाइड करता है, सोचता है कि अभी ये चीज ट्रेंडिंग में है या इस चीज का डिमांड होगा, तो मैं
वो करूंगा। हमारे टाइम पे एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी थी कि हमें पता नहीं है कि आगे डिमांड किस चीज का होने डिमांड वाला किस चीज है, आगे क्या है अल्टीमेटली यही नहीं पता था। फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो रहे थे उस टाइम पे। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट या फिर तो एक स्कोप नैरो हो गया, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, जो मैंने 10th के बाद ही कॉमर्स बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था। तो अब मुझे कॉमर्स में ही फील्ड एक्सप्लोर करने थे कि भाई अभी जो भी है इस फील्ड के अराउंड आपको घूमना है, एमबीए करना है, बीकॉम करना है या बीसीए करना है, जो भी फील्ड्स है। और वो एक ऐसा फेज था कि उसमें सबसे सही ऑप्शन मुझे ये लगा, क्योंकि ये रिमोट था। एक साइड पे वो जो सिचुएशन कोविड का बिल्डअप हुआ था उस टाइम पे, सारे फैमिलीज के प्रेशर्स भी उस तरफ जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स बाहर थे, जो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके थे, उन लोगों को डिफिकल्टी हो रहा था वापस घर पे आने में। ये सारी चीजें एक साथ फेस हो रहे थे, और इस सिचुएशन में आपको आपके टाउन से बाहर कॉलेज चूज करना, वो अल्टीमेटली अप्रूवल मिलना इम्पॉसिबल सा हो गया था कि ज्यादा से ज्यादा आप गुजरात में बाउंड्री करो, उसके बाद क्योंकि आगे किसी ने नहीं देखा था ना कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद नॉर्मल होगा नहीं होगा, चीज किसी को पता नहीं था। 1.5 ईयर तक किसी को हाँ, कोई 1.5 ईयर तक तो, और करियर को तो डिले कर नहीं सकते। अभी 12th पास कर लिया है, अभी 2 साल बाद हम स्टार्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली अपना ही डिले हो रहा है। लेकिन फिर उसी टाइम पे ये एक ऐसा रिमोट, कॉमर्स का टॉप मोस्ट कोर्स होता है, क्योंकि कॉमर्स में सीए से ज्यादा आगे का कोर्स, क्योंकि इसमें सारे नीचे का कवर हो जाता है, तो ये टॉप मोस्ट कोर्स हो गया। और रिमोट भी है कि आप पूरे इंडिया में से कहीं भी किसी भी जगह से आप घर पे रह के भी सारे लेवल्स भी क्लियर कर सकते हो। तो उस टाइम पे ये डिसीजन, हाँ थोड़ा सोचना पड़ा, लेकिन ये बाकी डिसीजन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा क्विक था, क्योंकि ये सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव ही हो गया था कि बाहर ना जाना पड़े, या फिर तो उन लोगों को भी सेटिस्फेक्शन है। और कोर्स के हिसाब से कोर्स भी हमने एनालाइज किया, तो कोर्स में भी ये सारी चीजें कवर कर लेता है। तो वैसे जाके एक सोच बनी थी कि सीए करना है, और वैसे स्टार्ट किया था। यस, बताइए आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? मेरा स्कूलिंग Born है? राजकोट से ही हुआ। राजकोट? बॉर्न था मेरा गांव में, मेरा बॉर्न था राजकोट के बाजू में ही अर्डोई करके एक विलेज है, वहाँ पे बॉर्न था। और प्राइमरी जो अपना लोअर केजी वगैरह बनते हैं, तो वो मेरा वहाँ पे ही था। लेकिन फिर थोड़ा मैं एक्सेल करता था, तब से देख रहे कि इसमें थोड़ा सा पढ़ाई के लिए है, तो फिर मुझे राजकोट में हम हो गए थे शिफ्ट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिर पूरा स्कूलिंग एक ही स्कूल में थ्रू आउट। फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली? फाइनेंशियली इनिशियल डेज में इतना स्टेबल नहीं था, और लेटर डेज में हम स्टेबल हो चुके थे। मतलब जब मेरा प्राइमरी एजुकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया, तब स्टेबल हो चुके थे। तो आप किस टाइप के चाइल्ड थे? मतलब जो ऑलवेज स्टडी में लगे रहते थे, या ऑलवेज स्टडी में लगे रहते थे ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ स्टडी में एक्सेल कर लेता था मैं। मतलब आप टॉपर रहते थे या टॉप 5 में? टॉपर रहता था मैं, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा था कि मैं उन गिने चुने वो थोड़े बहुत टॉपर्स होते हैं जो हर जगह पे पहुंच चुके होते हैं। ऐसा था कि मैं खेल भी रहा हूँ, ये ओके, भी कर रहा आप हूँ, स्पोर्ट्स में भी? अच्छा। हाँ मतलब तब स्कूल में स्पोर्ट्स में भी थे। वैसे से बैक बेंचर टॉपर्स करके एक होता हाँ, है कि concept होता कुछ है कि फ्रंट जो में नहीं होते, सब कुछ कुछ करते पीछे हैं। बैठते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम हर चीज में एक्सेल करते हैं। लेकिन फिर एग्जाम्स में पता नहीं कहाँ से ऐसे कहाँ रूल्स से? निकाल के ये लोग आगे आ जाते हैं, ऐसा हो जाता था। कॉलेज में, मेरे कॉलेज में भी ऐसा था कि कुछ लोग ना पूरे 6 महीने नहीं पढ़ते थे, फिर वो पता नहीं रात को क्या उनको चमत्कार हो जाता था। ये मैडम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। नहीं, मेरा तो सही था। और फिर 10th में जनरली हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें ये रिलेवेंस तभी आया था कि जब हम 10th में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, तो मेरे पास उल्टा प्रेशर ही था। जैसे ये हमारे स्कूल में जैसे 1 to 20 स्टूडेंट्स है, तो हमारा जो टॉपर था वो ऑल इंडिया में रैंक्स आते थे, क्योंकि स्कूल उस टाइप पे बहुत कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन वाले थे। तो अपना 5th 6th था, लेकिन हमारे 1 to 30 ऐसे लिस्ट बनाओ, तो उसमें मैं एक अकेला ही साइड में पड़ा था कि मैंने डिसाइड नहीं किया होता करना क्या है। बाकी सब साइंस में एडमिशंस ले चुके थे, किसी को इंजीनियरिंग करना है, जिनको मेडिकल में था वो मेडिकल्स में कर चुके थे, जो इंजीनियर्स थे उनको उस हिसाब से स्कूलिंग ढूंढ रखा था। और मैं अभी सोच रहा था कि अपने वो करना कौन सी साइड है कि, और कॉमर्स में भी मैं अकेला था। 10th में आप टॉप किए थे, तब हाँ, तो फिर 10th में नॉर्मल भी- होता है ना, लोग साइंस में ही जाते हैं। वही प्रेशर उल्टा था कि अभी
क्योंकि मुझे जब मेरे स्कूल के ट्रस्टी का कॉल आया था, मुझे याद भी आता है, मैं घूमने गया था मनाली वगैरह, हम कहीं पे थे और कॉल आया था कि आपके टॉपर आया, तो कॉल तो आया था कि अच्छे मार्क्स है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने पहला वर्ड ये बोला कि आपके साइंस मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए। तो उनको टोटल भी कुछ पता था कि ये 195 कुछ आया 200 में से। हाँ सर आया है। तो बोले आप एडमिशन इंजीनियरिंग करें मेडिकल करें? वो तो मैंने दो ही ऑप्शन दिए थे। बोला सर आपके स्कूल में मैं कॉमर्स में एडमिशन ले रहा हूँ। ये दो ही। ये चीज कहीं ना कहीं समझनी इम्पोर्टेंट है कि आपको करना क्या है, उस हिसाब से आप जाएंगे ना। क्योंकि साइंस में मेरे हाँ स्ट्रीम पूरी, अब मुझे साइंस में 100 में से 98 आए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं साइंस ही पर करूंगा। कैसे कॉमर्स कैसे, ये तो जनरली कॉमन हाँ, थॉट है ना कि साइंस में जाते हैं। नहीं कॉमन थॉट है और बहुत प्रेशर वाला थॉट भी है, क्योंकि सोसाइटी आपको उस तरफ पुश करती ही करती है कि आपको लेकिन एक बेनिफिट मेरा था कि जो मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली थी वो ऑलमोस्ट दूर दूर तक किसी स्टडीज में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब जो भी बड़े भैया हैं, जो लोग रिसेंट में पास आउट, वो स्टडीज में इतना एक्टिव नहीं थे। सब अपने अपने बिजनेसेस में, गुजराती फैमिली, काठियावाड़ी फैमिली है तो प्रॉपर खुद खुद के हाँ बिजनेसेस वगैरह करते थे। तो उन्होंने मनी गेम जो था, हम मनी गेम पहले से सीखते थे कि अब मनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, फैमिली में डिस्कशन हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ये कैसे अर्न हो रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन जब मैं ले रहा था कि आगे जाके मुझे करना क्या है, तो मैं खाली इतना नहीं सोच रहा था कि मैं इंजीनियर बन रहा हूँ या मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। मैं उसके आगे ये सोच रहा हूँ कि 6 साल बाद अगर मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, 4 साल या 6 साल बाद, उसके बाद ये रेवेन्यू स्ट्रीम जो होगी या जो ये फाइनेंस होगा वो कैसे बिल्डअप हो रहा है मेरे लिए। कि उसके बाद मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को एवरेज पैकेजेस लग रहे हैं 15-20 लाख 40 लाख का, मैं ये पैकेज करके यहाँ जा रहा हूँ या फिर मेडिकल में जा रहा हूँ, तो इतने साल मेरे जाएंगे और इसके बाद मैं अर्न करना स्टार्ट करूंगा और कैसे। तो वो सारे कंसिडरेशन में ऐसे साइड बाय साइड लाइन में, क्योंकि कुछ भी सोचता हूँ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो सोच तो आ ही जाएगा कि इंजीनियर बन के फिर मैं कैसे रेवेन्यू जनरेट करूंगा। और उन सब में अल्टीमेटली फिर ऐसा था, बिजनेस भी धीरे धीरे फैमिली का एस्टेब्लिश हो रहा था, उसमें भी थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि वो लोग एक टाइम पे तो वो भी रिटायर होने ही वाले हैं, तो वो भी रिटायर होंगे तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो वो सारे थॉट्स मिला के ही फिर मैं सोचा कि कॉमर्स ही सिलेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे जाके जॉब के लिए पहले से माइंडसेट नेगेटिव होता है, क्योंकि आपके आसपास हमारे आसपास तो ऐसा था कि 100-200 लोग हैं, तो उसमें से 2 लोग भी जॉब नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसा नहीं रहा। जो जॉब करते हुए उनको जॉब से निकाल के बिजनेस में डाल देते। तो इसलिए वो कंसिडरेशन करके फिर बोला तो कॉमर्स ही करते हैं। उसमें भी फिर जाने के बाद पता चलता है कि आपके पास इतने फील्ड्स है कि वो किसी से कम है नहीं। आप ऐसा बोलो कि कॉमर्स में जाके या तो तुम सीए कर रहे हो या तो तुम बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं। उसमें भी न्यूमरस फील्ड है, बहुत सारी जगह थी, वो बाद में पता चला। लेकिन हाँ, अब कोई कर रहा है तो उसको ये कंसिडरेशन पहले करना चाहिए। इस क्या हो कि ये बिजनेसमैन के जो लड़के होते हैं वो मोस्टली सीए में क्यों जाते हैं? हाँ, ये से पहले कॉमर्स में क्यों जाते हैं? नहीं मतलब इनका फाइनल ड्रीम होता है कि सीए बनना ही। कॉमर्स तो ऐसी चीज है, बिजनेसमैन के लड़के हो तो कॉमर्स में जा रहे हो, तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ये प्रेशर आप पे था, मतलब ये कि जैसे कि फैमिली बिजनेस नहीं, चलाती है, प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरा माइंडसेट ही उस तरफ था कि ज्यादा एक तरफ आपका झुकाव होता है कि आपको ऐसा चीज था कि स्ट्राइक आउट करते हैं चीजें कि एमबीबीएस। तो मुझे थोड़ा ऐसे अंदर से ऐसा होता है कि मुझे एथिक्स में इश्यू आता है, तो मैं वो स्ट्राइक आउट कर दिया। आईएएस आईपीएस यूपीएस में मुझे थोड़ा एथिक्स में इश्यू आता है, तो मैं वो स्ट्राइक आउट कर दिया। इंजीनियरिंग बचता है और कॉमर्स बचता है। अब इंजीनियरिंग करके भी मैं अल्टीमेटली जिनका स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा है और जो आगे लाइफ में सक्सेसफुल है, वो इंजीनियरिंग करके भी बिजनेस में आके ही कर रहे हैं। तो एक साइड वो भी था और दूसरा था कि बिजनेस तो है तो आप कॉमर्स में जाके बिजनेस करो। तो मेरा इंक्लिनेशन कॉमर्स की तरफ ज़्यादा था, 2 ऑप्शन से तो मैं इस तरफ ही इंक्लाइन हो चुका था। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि सीए, तो उसका रीज़न ऐसा है कि अब 2 सिंपल से चीज़ें, अगर स्टूडेंट थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा पढ़ाई में जिसके स्कोर्स अच्छे हैं, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा और पढ़ाई कर ले ऐसा। और जो स्मार्ट नहीं है या थोड़ा मीडियम एवरेज स्टूडेंट है, तो वो कॉमर्स लेके डायरेक्ट बिजनेस ज्वाइन करता है। और अगर थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा वो पढ़ाई के लिए लिबर्टी रखेगा, 1-2 साल के लिए पढ़ेगा, तो जो कॉमर्स में मैंने बोला कि टॉप मोस्ट
कोर्स कॉमर्स का हो जाता है सीए, तो इसलिए बिजनेसमैन के जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो सीए कराते हैं, और एक उनका माइंडसेट ये भी होता है कि घर का सीए घर में काम आता है। घर में काम आपको दूसरे को 15-20 लाख हाँ। की पैकेज मिले, खुद अब हमारी हर 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 एक स्टेप पे रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अभी जो प्रैक्टिस स्टार्ट किया है उसमें मेरे को पता है कि आप एक स्टेप लो इनकॉर्पोरेशन से लेके। आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया? हाँ, मैंने कौन सी अभी जॉब ले अभी सकते थे? नहीं, हाँ वो भी एक अपना डिसीजन था कि जैसे हम कॉमर्स बैकग्राउंड में है तो हम कंपाउंडिंग मैटर, मैं कंपाउंडिंग बोलता हूँ, लाइफ को एक कंपाउंडिंग की तरह देखो कि आप एक चीज़ कर रहे हो वो 5 साल में कंपाउंड होके कितना बढ़ रही है। अब मैं जॉब कर रहा हूँ ये थोड़ा 20 से हट के आते हैं, लाइक आपने सीए किया, जो सीए करते हैं उसके बाद खुद की प्रैक्टिस यदि डालते हैं तो लगभग 3 से 4 साल मैं स्टैंडर्ड्स करने में इसको है ना 20s में लेके आ जाओ। जब आप डिसीजन ले रहे हो कि आपको क्या करना है ना, तो तब भी आप कंपाउंड करो। कि जब मैं डिसीजन ले रहा था एज अ सीए करना कि कॉलेजेस में जाना, तब भी मैंने कंपाउंड किया था कि नॉर्मल कॉलेजेस की फीस होती है 3-4 लाख, प्राइवेट कॉलेजेस 3 to 4 lakhs पर एनम लेता है। अब मेरा 5 साल का पढ़ाई तो नेसेसिटी हो चुका है आज की डेट में कि मास्टर्स आपको करना है, तो 20-25 lakhs 30 lakhs तक का एक्सपेंस है। और फिर आप उस हिसाब से आपको जॉब मिल रही है, आप जो भी कर रहे हो, फिर वो जॉब के हिसाब से आप वो उतना रिकवर करने में 2-3 साल दोगे, तो आपकी रियल अर्निंग स्टार्ट हो रही है 9th-10th ईयर फ्रॉम द 20, मतलब आप 30 के तब, क्योंकि तब तक आप वो रिकवर कर रहे हो जो आपने एक्सपेंस कर चुके हैं 20-25 लाख के। तो वो मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड मैं कंपाउंडिंग करता था। सेम वे सीए बनने के बाद भी ऐसा था कि मैं अभी ले रहा हूँ 20, मेरा तो लकीली रैंक था फाइनल्स में, 33rd था मैं ऑल इंडिया, तो पैकेजेस अच्छे ऑफर हो रहे थे। लेकिन एक माइंडसेट में ये था कि 3-4 साल डाउन द लाइन मेरा ग्रोथ हो के वो सैलरी डबल नहीं हो रहा। अब मैं 20 lakhs 30 lakhs के पैकेज पे जाऊंगा तो 4 साल के बाद मैं 40-50 पे खड़ा हूँ, 50 पे खड़ा हूँ ऑलमोस्ट। लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसमें स्टार्टिंग में मुझे रेवेन्यू नहीं है, 2 साल 3 साल नहीं है, लेकिन 5 years डाउन द लाइन, 5 साल के बाद जो प्रैक्टिस कंपाउंड होगी मेरी यहाँ पे रिकवर करके इन्वेस्ट करके, वो मैं शायद बराबरी पे आ जाऊँ। और आगे के 5 साल दोनों के फॉरवर्ड करने के बाद तो यहाँ पे ज्यादा वो 10 रहता साल है। की क्रिएटिविटी 5 साल हाँ, 10 साल, और 10 साल में एज अ जॉब पर्सन तो वो 1 CR पे पहुंचेगा। आप मान लो बहुत अच्छा स्पॉन्टेनियस ग्रोथ कर लिया, ज्यादा होता नहीं है, हार्डली, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस। लेकिन 10 years डाउन द लाइन आज की डेट में आप 10 years वाले प्रैक्टिस के सीएस को देखो तो वो ऑलमोस्ट वेल सेटल्ड बैठे हुए हैं कि उनकी ईयरली प्रैक्टिस सीआरस में पहुंच चुकी है। क्योंकि इसको टाइम लगता है, 3 साल खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। जैसे लाइफ में कोई भी चीज़ है, आपको 999 डेज थियरी में बिलीव करता है कि 999 डेज देने पड़ेंगे, 1000th डे आपका होगा, यस 1000वां जो दिन होता है वो आपका होता है। तो उस हिसाब से जाना चाहिए। और 20 years की एज में जब ये डिसाइड करो, No, nobody knows. You had a plus point. आप क्लियर थे कि आपने आफ्टर सीए प्रैक्टिस करना है, जॉब नहीं करनी है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट, दे ओनली हैड आइडिया कि सीए फिनिश करके जॉब करनी है एक अच्छी, बिकॉज दे नीड टू हेल्प देयर फैमिली ना। फैमिली हैड अ बिग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम कि ये बच्चा है। लकीली आपने 4 साल में क्लियर कर लिया, जनरली लोग 4 साल में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि एंटर वो होते हैं 1000 बच्चे, निकलते हैं 100 ही हैं उसमें से फिनिश करके। तो नहीं, मुझे एक बात बताइए आप तीनों से मैं बंदा वाला पूछना चाहूंगा कि पैशन और जो मतलब पैशन इम्पोर्टेंट है जब आप कैरियर ऑप्शन, मतलब कि अपना कैरियर जब चूज कर रहे हो कि कुछ मैं क्या करूंगा, पैशन इम्पोर्टेंट है या फिर आपको हर टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ देखना चाहिए कि मतलब आप कैसे पैसा कमाओगे? इसे पेशेंस की यदि बात करें तो पेशेंस तो होना ही चाहिए। कोई चीज तो हम तुरंत ड्रास्टिकली चीजें को नहीं कर सकते हैं, या रैपिडली ग्रोथ तो होगा नहीं। जैसे देखिए इन्होंने जो अपने डिसीजन लिया वो मोस्टली सब देख के लिया कि मुझे मतलब पैसा कमाना है, क्या मतलब फ्यूचर में क्या रहेगा चीजें, उस हिसाब से लिया डिसीजन। आपका डिसीजन पूरा अलग है कि आपको टीचिंग अच्छी लगती थी तो आप हाँ, उसी में मैंने आगे जब बढ़े। अपने तो फिर वो कितना इम्पोर्टेंट है पैशन और ये सब हम रेशियो देखें तो वो कितना आप इम्पोर्टेंस दोगे? डिफरेंस होता है कई बार। जैसे आप, मैं अपने करियर के बारे में बताऊं तो कभी कभी फाइनेंशियल इशू आते हैं जिसमें आपके कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, तब भी आप एक पकड़ के बैठे कि मेरे को टीचिंग ही करना है।
उस केस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि भाई एक्चुअल में करें कैसे। कई बार ऐसा लगता है कि हाउ प्रॉब्लम भी आता है कि भाई मेंटली बेसिकली हम पूरी डाउन हो जाते हैं कि हम कोई चीज़ सोच ही नहीं पाते, करें या ना करें। कई बार गिव अप करने का मन करता है लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि एक लगा है कि हाँ, आज नहीं कल तो हो जाएगा। ये पैशंस हमारी बनी होती है और पैशंस यदि हम इस फील्ड में ना दें तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी फील्ड हमें पैशंस तो रखना ही पड़ेगा। नहीं होगा फिर नहीं होगा। नहीं कर पाएँगे सिंपल। तो यहाँ पे डिफर करता हूँ जनरली, मुझे ऐसा लगता है पैशन सही बात है, आपको हाँ, इच्छा है कोई चीज़ करने की, नो डाउट आप उसको, वो आपको ड्राइव करेगा। लेकिन आज की सोसाइटी में बोलता हूँ आपकी जो फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं वो भी स्टूडेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए, करते भी हैं। तो ऐसी चीज़ हो गई फिर आप पैशन के पीछे जाग रहे हो, भाग रहे हो, और दूसरी चीज़ देख ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली आप मिड ऑफ द वे में रुक जाओगे शायद। या ओ, जैसे सीए बनने के बाद सी चीज़ें बोलता है, कोई भी चीज़ के बाद जॉब करनी है, वो डिसीजन जनरली फैमिली कंसिडरेशंस को लेके ही आता है। सो बट आई कैन नॉट डिनाई दिस थिंग्स कि पैशन फॉलो नहीं करो आप। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को साइड में नहीं रख सकते। 20 इज द एज वेयर यू कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन फैमिली। लाइक बच्चे को एक अंदर से होता है कि हम पॉकेट मनी पेरेंट्स से क्यों डिमांड करें। समवेयर वो पेरेंट्स का देख रहे होते हैं कि ऑलरेडी घर वाले परेशान है तो हम कैसे उनसे। सो एक छोटा सा रोल प्ले करता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। वो एक बात की बातें हैं कि पैशन फॉलो करो, आफ्टर सम टाइम आपने हो जाना है। नहीं, मतलब ठीक है पैशन फॉलो करो। इफ यू आर जेन्युइनली ट्रू विथ योर पैशन ना, तो आई फील कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को अप्रोच कर ही लेते हो एक टाइम के बाद। अगर आप अपने पैशन के साथ जेन्युइन हो, ट्रू हो। एक वो बहुत प्यारी लाइन है कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे हवा से इजाजत नहीं लेते। आपने एक टाइम करना है तो वो मिल ही जाएगा आपको कहीं ना या कहीं से। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रखो अपने पास। आई एम नॉट सेइंग कि एट 20, 20-21 एक एज होती है जहां पे सब कुछ आप देखना स्टार्ट करते हो। या टोटली आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट हाँ, एटलीस्ट आप अपना कर पा रहे हो, अपने एक्सपेंसेस बियर कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो। जब आप कमाना स्टार्ट कर रहे हो तो पैसों की वैल्यू आ रही है आपको, या वो जरूरी है। थोड़ी बहुत अर्निंग्स रखो, पैसा ठीक है फॉलो करिए आप उसके साथ, वो मिल ही जाएगा जो मिलना होगा। लेकिन मुझे बताइए कि अगर कोई 20 ईयर ओल्ड बॉय या गर्ल है, अगर वो मतलब डिसाइड करना चाहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और वो कंफ्यूज है, जैसे मुझे ही मान लो कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है, तो ऐसी कौन सी वेज अवेलेबल है लाइक मेंटरशिप या फिर कोई ऐसे वेज जिसकी वजह से मैं फाइनली डिसीजन पे आ सकूँ कि मतलब कि मुझे यही फील्ड में जाना चाहिए। एक तो करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन होता है। लाइक आप 10th के बाद यदि आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो कि किसमें, हाँ, हम कहते हैं कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए, लेकिन लाइक आप जा हर चीज़ वेल नोन हम नहीं होते ना किसी चीज़ को लेके कि बाय चांस हम मेडिकल कर रहे हैं, तो मेडिकल में कई सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं। अब वहाँ पे हम इन्वॉल्व नहीं होते, हम चीज़ों को नहीं जान पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक करियर काउंसलिंग करवा लेना चाहिए आफ्टर 10th, क्योंकि वहाँ से हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है कि कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हाँ, सबकी फैमिलीज़ इतनी एजुकेटेड में भी नहीं होती कि जो उनको उनके बच्चों को गाइड सर कर काफी सके। सारे लोगों को पता भी नहीं है करियर हाँ, काउंसलिंग। या हाँ। ऑब्वियसली। मतलब मैंने कंसिडर कभी नहीं किया था कि मैं करियर काउंसलिंग। व्हाट अबाउट दोस चाइल्ड हु बिलोंग फ्रॉम रिमोट हाँ, एरियाज, गांव के बच्चे हैं, उनको नहीं पता करियर काउंसलिंग। वो अपने 2021 में सफर कर रहे हैं कि हम इस गांव से निकले कहीं बाहर जाए। ओके। ऐसी करियर सिचुएशन भी काउंसलिंग इज ओके, बट इट हैज नॉट अवेलेबिलिटी फॉर एवरीवन। या ये भी हो सकता है। ये मतलब मेजरली कहा है ये। मतलब वहाँ का कोई बच्चा है कि जो मतलब डिसाइड करना चाहता है और कंफ्यूज है, तो उसको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, वो कैसे कर सकता है वो सब? क्योंकि मतलब सबके वो अपने पेरेंट्स से वो गाइड नहीं ले सकता, क्योंकि वो पेरेंट्स वो स्कूलिंग तक ठीक है कि तुम 6 के हाँ, बाद 7th में जाओ, 8th में जाओ, बाद में उनको नहीं पता है कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है। नहीं, 10th तक मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर 10th का कोई स्टूडेंट है, मतलब जो 16 18 का कोई स्टूडेंट है, तो पहले फर्स्ट बिफोर करियर काउंसलिंग भी अगर वो ट्राई करे तो खुद का इंटरेस्ट एक सर्च कर सकता है। देखिए 10th ऐसा स्टेज आ गया कि वहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स तो एक्सप्लोर कर लिए, ऑलमोस्ट हमारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। अगर प्री कंसीव थोड़ा सा भी वो उसको ऐसा थोड़ा सा भी एज कहीं पे झुका हुआ लगता है कि
मैथ्स में मेरा झुकाव है या फिर साइंस में मेरी बायोलॉजी इंटरेस्ट कर रहा है। अगर स्टूडेंट खाली ऐसा नहीं कि सारा डिसीजन वो खुद ही ले ले, अगर वो खाली अपना इंक्लिनेशन या अपना खाली एक झुकाव भी थोड़ा-सा भी कर सकता है कि भाई मुझे मेडिकल इंटरेस्ट कर रहा है या मुझे ये साइंस थोड़ा इंटरेस्ट कर रहा है, तो उसको आगे स्टेप लेने में क्या बोलते हैं ईज़ी इजी हो। रहेगा कि वो इस क्योंकि ऐसा है कि करियर काउंसलिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है नो डाउट, लेकिन अगर आप ब्लैंक माइंड से करियर काउंसलिंग में जाते हैं तो वो टॉप की चीजें ही आपको दिखाया जाएगी कि हाँ, ये ऐसा एमबीबीएस होता ले है, लिया। ऐसा होता है, लाइक हाँ। आई थिंक यू हैव टू बी क्लियर विथ योर हाँ, गोल। थोड़ा अपना हाँ, गोल अपने को क्लियर रखना रखना चाहिए। है, वरना तो हम जाएंगे बोलेंगे हाँ इंजीनियरिंग में आईआईटी बेस्ट है, एमबीबीएस में बेस्ट है, बेस्ट चीजें तो है ही, लेकिन अब जैसे आज की डेट में है कि सब चाहते हैं, लेकिन कुछ-कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स ही नहीं दे पाते हैं, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर क्योंकि उस जनरली इंटरेस्ट लैक कर रहा होता है कि अब स्टूडेंट को वो करना था, नहीं करना था, उसको सही टाइम पे खुद से उसने नहीं सोचा, लेकिन उसको गाइड किया गया कि नहीं-नहीं ये बढ़िया चीज़ है और आजू-बाजू। बिकॉज देयर आर स्टिल मेनी फैमिली जिनके यहाँ पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, हाँ, यस। बच्चा कंफ्यूज है, बच्चा वो कन्फ्यूज़ है। बाहर से सुन रहा है और वो 10 अलग अलग जगह से 10 नए नए आइडियाज को सुन रहा है और फिर वो कंफ्यूज हो रहा है। वहां पे समवेयर वो मिस हो जाता है उसका गोल कि उसका झुकाव किस साइड था। जैसे स्टार्टिंग में सर ने कहा कि सर बहुत क्लियर थे अपने टीचिंग लाइन को लेके, और उनकी एक बहुत अच्छी लाइन मुझे ये लगी कि उन्होंने कहा कि इफ यू आर टू बी अ टीचर, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा करना आना चाहिए। तो ये एक जो क्वालिटी होती है सर मेरे ख्याल से सब में होती है जहाँ तक ना, हाँ, कि इफ यू मीट अ सेल्समैन ना, उसका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा हाँ, होगा, कन्विंसिंग पावर है अच्छा। ना। इफ यू मीट अ सीए लाइक हिम, या ठीक है, तो आपको उनके आइडियाज बहुत क्लियर लगेंगे कि नहीं, हम बहुत क्लियर थे कि हमें जॉब नहीं करनी है, हमें सीए हमें करनी सीए है, या करनी है। बट नॉट एवरी सीए हैज क्लियर कि हमें जॉब नहीं करनी हाँ, है। ओके। नहीं, मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक 23 की रिसर्च के मतलब एक डेटा है मेरे पास कि जिसमें जो कॉलेज में जो एंटर हुए हैं उस टाइम 36% को डाउट था कि मैं मतलब कि कैरियर में क्या करूँगा। 36 बाकी सबको क्लियर था कि मैं ये जॉब लूँगा। जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग में एंटर हुआ है तो उसको पता था कि मैं ये बनूँगा, ये गवर्नमेंट जॉब कुछ भी करूँगा। जब वो आगे मतलब जो 4th ईयर तक जाते हैं तो ये नंबर बढ़ जाता है। तब बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो ये नंबर 36 के बढ़ के 50% तक पहुंच जाता है कि जब उनको पता ही नहीं है कि मतलब कि मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ। कि मतलब जो लेवल पे जब उनको अपना करियर स्टार्ट करना है, जब उनको जॉब स्टार्ट करनी है, तभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मतलब इस फील्ड में जाना चाहता हूँ कि नहीं जाना चाहता हूँ। इसमें एक चीज और भी है, जैसे सिचुएशन डिपेंडेंट हो जाते हैं हम। जैसे आपने क्लास 7 या 8 में एक सपना देखे होंगे कि मेरे को पायलट बनना है। एग्जैक्टली सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसे होता है, कुछ सपने देखते हैं। ऑलमोस्ट 80% बच्चे देखते हैं हाँ, मेजॉरिटी। इन 80% योर एट, हाँ, है ना। इन 8वीं में तो हमें भी पायलट वो ही बनना था। हाँ, वो सिचुएशनली चीजें हम डिपेंडेंट छोड़ देते, लाइक हमारे पास जैसे सिचुएशन हो, लाइक जैसे सिंपल कोई बच्चे को एरोस्पेस में जाना, वो 12th बहुत अच्छी तरीके से किया, बैचलर भी किया। अब जब एरोस्पेस अलग से कोई कोर्स करने के लिए चाह रहा है तो फिर वो उनके पास पैसे नहीं है या तो कोई अदर रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है, और वो ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहा है जहाँ पे कुछ जरा सा भी रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेज उस चीज या की। जैसे आप बताएं कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 4 साल में आंकड़े बढ़ गए हैं, तो मेजरली वहां के आंकड़े बढ़ते हैं जहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है। जैसे भी बैंगलोर वगैरह में यदि बात करें, साउथ इंडियन में मेजरली आपको साइंस के बच्चे मिल जाएंगे। अभी वही वेस्टर्न इंडिया की बात करें, लाइक गुजरात, यहाँ पे सीए मिल जाते हैं। हर एक मतलब मैं तो ऐसे बताता हूँ कि यदि आपको सीए या तो फिर कॉमर्स वाले बच्चे चाहिए ना, हर एक गली में मिल जाएगा। और ये आपको साउथ गुजरात में जाना पड़ेगा, साइंस के बच्चे मिल जाएंगे। यही आप यदि इस ईस्टर्न में जाते हैं तो वहां पे मेजरली दोनों क्लासेस क्लासिफिकेशन के मिलेंगे। वो आर्ट्स के भी मिल चीजें जाते हाँ, आर्ट्स के जैसे बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, वहां पे यूपीएससी वगैरह करते हैं। तो वो चीजें ना सिचुएशनल डिपेंडेंट होता है। मतलब एक्चुअल में जो हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस तरीके से हम जनरली क्लास 10th में तो हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। और बाकी ये जो आंकड़े हैं इसका मैं एक रीजन ये भी मानता हूँ कि आप क्या बोलते हैं सोच के जब आप एंटर कर रहे हो उस चीज में एमबी क्या बोलते हैं बीटेक करने के लिए आप एंटर कर रहे हो, तो अगर सोच के एंटर किया गया है कि मुझे क्या करना है, मान लो सर ने टीचिंग लाइन में किया तो सर बीएससी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो वो ये सोच के कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ माय बीएड एमएड मैं क्लासेस करूंगा, मैं अभी से टीचिंग करा रहा हूँ, मैंने सीए एंटर किया, मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे
मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। कोई सीए होगा जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, वो सोचेगा कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कर रहा हूँ, जॉब करने वाला हूँ। कोई एमबीए करता है, बीबीए करता है, वो सोचता है मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है। ये सोच के, अगर ये सोच के साथ कोई स्टूडेंट एंटर कर रहा है अपने 20s में, कॉलेज से कर रहा है कि ये मुझे ये करना है, उसके बाद इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो उसको ये क्राइसिस, मुझे नहीं लगता फोर्थ ईयर में फिर उसको ऐसा क्राइसिस होगा कि मुझे जॉब करना, प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच के आया था कि ये कंप्लीशन के बाद मैं इस फील्ड में वर्क करूंगा, या इस चीज में वर्क, सिविल इंजीनियर्स हैं तो मैं गवर्नमेंट में वर्क करूंगा, कोई ऐसा सोच के जा रहा है। तो भले ऐसा नहीं है कि चलो सबको क्राइसिस नहीं होगा, हम जीरो तो नहीं कर सकते नंबर, लेकिन 50% से वो नंबर 20 हो सकता है, अगर जो स्टूडेंट एंटर कर रहा है वो ये सोच के कंफर्मेशन के साथ एंटर करे कि मुझे इस चीज में काम करना है, इसलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा वो सोच ही अलग हो जाए। इससे भी मैं बढ़ता, हाँ। इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे देखेंगे क्या होगा। वैसे भी इंजीनियरिंग वाले कि सारे मेरा सारी मानना चीजें है करते कि कोई भी चीज अगर आप सोच के करते हो कि मैंने ये स्टार्ट किया है और इसके बाद ये होगा, तो फिर वो होगा ही, ऐसा नहीं होता है। Possibility लाइक मतलब आई वुड नॉट स्टार्ट एनीथिंग कि मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, आई डोंट नो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस हैज टू बी, हाँ, तब है ना, मुझे नहीं पता। मैं स्टार्ट करूंगी अगर कोई भी चीज, तो मैंने एक अपना रखा है कि मुझे इस चीज से सोसाइटी को एक वेलफेयर होना चाहिए मेरे इस काम से। हमने जो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, हमने इसलिए करी है कि एक जो करियर टू कंफ्यूजन का हमारा वो है, जो बच्चों को होता है एक्चुअली 20s में, वो ना हो। तो कहीं ना कहीं हर एक काम एक मोटिव से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी काम इसलिए हम स्टार्ट करें कि ये इसका जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव ही आएगा, नहीं होता सर। नहीं होता। पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस मैं कहूंगी कि 60-40 होते हैं, और 60 वाला तो आप प्रिपेयर्ड ही रहना कि इफ दिस नॉट हैपन देन व्हाट आई विल डू एट द एंड। ओके, और अगर आप स्टार्ट करोगे ये सोच के कि पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो फिर मतलब डिसअपॉइंटमेंट को बुलाना जैसा है। डिसअपॉइंटमेंट होना, या फिर लैक ऑफ मनी, Lack of money. जो आपने स्टार्ट किया लाइक में बिजनेस, हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, और उसके बाद आपके बैक एंड में जो आपकी फैमिली है उनको भी वो सारा कुछ बियर करना पड़ता है। वो तो ऐसी एक पोजीशन हैवी, पे हम आ जाएंगे कि सारे रास्ते ऐसे हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी खड़ी है, हम भी हाँ, बाहर नहीं निकल रहे, और फैमिली भी हमारे साथ में वहाँ पे खड़ी है। उस समय भी चीजें अगर अगर आंकड़े बढ़ हाँ, सकते हैं। लाइक ऐसी कंडीशन में प्लान भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत जरूरी। मतलब मैं तो बोलता हूँ भाई अपने बहुत तरीके से। सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ। प्लान भी होना ही नहीं चाहिए, और बहुत सारे ऐसे सजेशन भी है कि जिसमें प्लान भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा रखना चाहिए। मैं तो एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, आफ्टर 12th के बाद हर एक बच्चों को ना एक एक्सेल फाइल बनाना चाहिए, जिससे उनकी जो पॉकेट मनी होती है वहां से फाइनेंशियली कैसे वो मैनेज हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सच में बता रहा हूँ। आप कैरियर बना भी रहे हैं, ना बना रहे, बाई चांस आपके बिजनेस से डजंट मैटर, लेकिन एक एक्सेल फाइल आपको आपके पास होना चाहिए कि हम फाइनेंशियली कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या जा रहा है। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन की जमाना में सर कभी 20 जो एज है ना, बच्चे के माइंड में इतने सारे इश्यूज होते हैं कि वो एक्सेल तक पहुंच ही नहीं पाता। वो इश्यूज ही इतने बड़े बड़े हैं ना। नहीं, तो जैसे सारे लोगों की तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो मतलब जिनके मम्मी पापा अच्छे से थोड़ा एजुकेटेड है, वो चीजें कर लेते हैं। एक्सेल तक जाएंगे वो तो ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी ऐसे चीज अगर मैं Already, Excel yeah, तक जा रहा हूँ, मतलब already sorted बी है। ट्रू विथ योर सेल्फ। क्यों डरूं मैं कि मतलब कुछ अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है और ये नहीं हुआ, कल को मैंने कोई दुकान डाली, कोई जॉब स्टार्ट करी और मैं इसमें सक्सेस नहीं हुई, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक तजुर्बा तो होगा हाँ, आपको। एक अनुभव होगा, एक तजुर्बा होगा। प्लान बी तो ऐसी चीज है कि प्लान हमारा वो second एक पर्सन टू नो, पर्सन प्लान बी इज रियल, प्लान बी होना ही चाहिए, नॉट इन सेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन है ना। आप देखो, आप एंटरटेनमेंट के जो भी हमारे स्टार्स हैं, उन्होंने भी प्लान बी रखा उन्होंने था। भी प्लान दिया। जो सक्सेसफुल है उनके भी प्लान भी है प्लान बी है। कि अगर यदि ना चले तो फिर हमारा यही है। एक सिंपल सी चीज, अगर आप ये चीज समझ रहे हैं ना, कल ही मैं समझ रहा था कि अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है तो 4 बॉलर्स ना चले तो कैप्टन के पास भी प्लान भी है कि अब इस बॉलर को मैं अब चाहे कितनी भी टॉप की टीम खेल रही हो, फर्स्ट नंबर पे ही क्यों ना हो, प्लान बी सी उनको भी रखना क्योंकि प्लान ए, मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके फेल होते हैं, बट मेजोरिटी फेल होते हैं सर। हमारे आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी योर डेस्टिनी। ओके, तो अब आपकी तरफ मूव करते हैं।
अभी तक नहीं था क्या? मुझे लगता है मैंने ज्यादा ही पार्ट ले लिया पूरे डिस्कशन में। नहीं, आपको क्या जानना तो बाकी रह गया ना कि हमको पता ही नहीं कि एक्चुअली आप क्या है, कैसे आगे आए। क्या करते हैं? हाँ, सर समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लिटिल बिट, कि जो आप शेयर करना चाहो। टेल मी, मतलब आप सूरत में हो लॉन्ग टाइम से? या बाय बोर्न बात सूरतीस नहीं हूँ मैं, सूरतीस में? बिलोंग नेटिव मेरा नॉर्थ है, बट डैड मेरे लास्ट 35 ईयर से सेटल है सूरत में। तो आप सूरती हुए ना, फिर तो बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं भी बोल सकते हैं। बोल सकते ओके, तो आई नो गुजराती वेरी वेल, आस्क मी इन गुजराती। ओके, स्कूलिंग सब यहीं के? हाँ, 12th यहीं से किया था, और 10 मास्टर्स मैंने जहांगीरपुरा कॉलेज से किया था। जहांगीरपुरा से? हाँ, ओके, किस टाइप के स्टूडेंट? सेम क्वेश्चन कि वो डिफाइन कर देता है कि आप स्टूडेंट लाइक बीइंग अ एल्डेस्ट डॉटर इन अ फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भर भर के थी। पापा को समवेयर उम्मीद थी, मम्मी पापा को, कि एक जो हमारे घर का बड़ा बच्चा होता है, बेटा बेटी वॉट एवर, एक बड़े बच्चे से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है पेरेंट्स की, कि ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टैकल करेगा, करेगी, वट एवर। समवेयर ये आपकी फिनेंशियल पोजीशन जो है वो भी अब करेगा। तो वो एक, जब बच्चा बचपन से ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, तो उसका ब्रेन जो है वो बचपन से ही वैसे वर्क करता है कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, उसे सब कुछ परफेक्ट ही सब करना है। perfect ही करना। ही और सी हैज टू बी परफेक्शन इन एवरी फील्ड। तो टॉप करने का तो मैं नहीं कहूंगी कि टॉप करने का टाइम मिला, टॉप अप नहीं किया मैंने, कभी कभी नहीं किया, सेकंड थर्ड रही हूँ। ये मतलब बिजनेस माइंड पहले से था कि फिर बाद में आया? नहीं सर, वो सारी चीजें मुझे लगता है धक्के खाने के बाद ही आती हैं, तो आई वुड नॉट से कि बिजनेस ही परफेक्ट है। जॉब करिए आप, क्योंकि जब तक आप जॉब नहीं करेंगे, आपको कॉर्पोरेट समझ नहीं आएगा, तब तक आपको बिजनेस कैसे करना है वो समझ नहीं आएगा। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 10th आपने यहीं से सूरत से किया? कितने सूरत से। कितने परसेंटेज अराउंड? नॉट मच, 60। ओके, फिर 11th 12th यहीं से? आई बी वेरी आई वुड बी वेरी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग ना, तो मैं अपनी पढ़ाई को लेके भी बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ। तो एक आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, या तो उसमें एक जो राजू का कैरेक्टर होता है कि वो जब अपने रैंक देखने जाता है तो लास्ट से देखता है, दैट आई एम। तो मैंने 10th भी 60, 12th भी 60, एंड डिसिप्लिन? हाँ, कह सकते हैं, मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एंड सिंसियर? हाँ, डिसिप्लिन, सिंसियर, Sincere. मे बी। डिसिप्लिन, सिंसियरिटी इज कम्स विथ योर एज, इज कम्स विथ योर एक्सपीरियंस, है ना। और 20 वाला जो चंचलपन आप में होता है वो आपका 30 तक ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, सिंसियरिटी अपनी मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। हाँ, मतलब वो जो आपको 20 में लगता है ना कि बस ये नहीं मिला तो जीवन खत्म है, वो 30 में नहीं होता है। तो आई कुड रिलेट, मैं भी एल्डेस्ट था, तो मैं और मेरे भाई में मैं डिफरेंस देखता हूँ कि उसको उतना नहीं रहता, हम तुम जल्दी एज से, हाँ, एज से थोड़ा I met my friend, मतलब I would not going to reveal my age, but me and my sister has 8 year age gap. So I used to tell her कि see, देख ये हुआ ना तो ये ऐसा होना है, and she will be like कि आपने बोला था ना वैसा ही हुआ। तो we had just to conversation ना कि मतलब हम बॉस हैं तुम्हारे यहाँ के, हम प्रिंसिपल, वॉट एवर, वो इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, बट अल्टीमेटली ये चीजें हमने फेस करी हुई है, तो हमें वो चीज बताने वाले हमारे एल्डर नहीं थे, तुम्हें हम बता रहे हैं ये चीजें होनी है। एंड जनरेशन गैप हो सकता है, ठीक है, कि मेरे 10 साल छोटी जो मेरी बहन या मेरे भाई है, उन्होंने भले वो कीपैड वाला फोन यूज नहीं किया है, बट चीजें आप देखो सेम है उनके साथ भी। हाँ, समाज वही है, सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन वही है, वो फॉलो करने से डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनके टाइम अब काफी चीजें अप हो चुकी हैं, जो पहले नहीं टेक्नोलॉजी थी। जो पहले नहीं थी। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये कंफ्यूजन कैरियर को लेके पहले भी एग्जिस्ट करती थी कि ये फिर ये आफ्टर? कंफ्यूजन सेम है, और कंफ्यूजन हरदम रहने वाली है, क्योंकि बच्चा 20 के बाद जब निकलता है तो सी टेक्नोलॉजी आ रही है सोसाइटी में, आप मे बी आप स्मार्टफोन यूज करके आपका माइंड ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, लेकिन जो भगवान ने दी हुई है और जो नर्चरिंग आपको आपकी फैमिली ने दी हुई है वो सेम है, फैमिली बैकग्राउंड सेम है। हमें हमारा जो नर्चर हुआ है ना वो ऐसा ही है, और आज के 20 साल बाद भी ऐसे ही रहने वाला है। ओके, मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हमारे पॉडकास्ट पे एक बार विपुल सर आए थे सुमन से, तो
उनका कहना ये था कि हमारी जनरेशन में हम लोग नहीं जानते थे कि आगे क्या है, हम जस्ट फ्लो में चलते थे कि जैसे कि मेरे सब फ्रेंड सर्कल ने ये कॉलेज चूज किया, चलो मैं भी वही जाऊंगा, so सबने साइंस लिया है मैं भी वही लूंगा, सब जॉब ले रहे हैं मैं भी जॉब लूंगा। तो उसके चक्कर में वो उनका पाथ पहले से प्री डिफाइंड या फिर वो डिसाइड नहीं करते थे। हाँ, बट उनके अंदर एक चीज होती थी कि हम लोग डिसिप्लिन रहते थे, सिंसियर रहते थे, काम जो दिया है वो कंप्लीटली करते थे। आज के जनरेशन में वो हमें बताते थे कि प्रॉब्लम ये है कि ये लोग स्विचिंग ज्यादा करना चाहते हैं, ये जल्दी से बड़ा मतलब That's why they call Gen Zs. जेंजीज वो जल्दी से बड़ा बना, उनके ड्रीम ही मतलब मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाले हैं, बड़े बड़े बंगले वाले, कि वो मतलब वो 50-60 थाउजेंड की सैलरी ना उनको लगती है कि नहीं मुझे जल्दी से चेंज करके। और वो उनकी जनरेशन में ऐसा था कि ये हमारे लिए बहुत था, हम कंपनी को बहुत कुछ दे सकते थे इसके बदले में। ये चेंजेस तभी मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब वो कंफ्यूजन अब ज्यादा बढ़ गई है, पहले उससे ज्यादा थी। अब कंफ्यूजन बढ़ी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहूंगी कि कम हो गई है। रिसोर्सेस थोड़े ज्यादा हो गए हैं उनको जानने के लिए कि अब अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई एक वर्ड मान लो अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, दे विल गूगल, दे डू यूट्यूब, वो सुन ले रहे हैं, फिर वो आके तुम्हें बता रहे हैं कि ये तो हमें भी पता है, लेकिन उन्हें उसको उतना ही पता है जितना उन्होंने सुना हुआ है, उन्हें प्रैक्टिकल उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। और बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आप कभी मास्टर्स नहीं हो सकते उस चीज में। पहले आप एक क्वेश्चन मुझे बताओ तीनों, कि कंपैरिजन विद अदर्स इज गुड और बैड, कि इसको लोग गलत समझते हैं लेकिन वो आपको इम्प्रूव भी कर सकता है। इसमें दोनों वे में बोल सकता हूँ मैं, कंपैरिजन करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। जैसे ऐसे एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे पास 20 टॉपर्स आगे बैठे हुए हैं, उस समय डेफिनेटली मेरे को कंपेयर करना चाहिए कि लाइक वो सारे 20 के 20 टॉपर में क्यों नहीं कर सकता हूँ। और दूसरे साइड में यदि मैं बताऊँ, जैसे कि मेरे को ना खुद मेहनत, जैसे लाइक कहीं कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए और आपको बॉस आके बोले भाई अरे अब क्या कर रहे हैं यार, आपके कारण ऐसा काम नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। उसमें ये कंपेयर नहीं कि भाई वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। ये सारी चीजें तो हम यहाँ पे चीजें देखते हैं सिचुएशनल पे। हाँ, तो आप अगर कोई स्किल के बारे में है कि जिसको कोई किसी को कुछ आता है आपको नहीं आता, वो कंपैरिजन गुड है या बैड? स्किल का कंपैरिजन तो ऐसा है कि डिपेंडेंट हो जाता हूँ ना। स्किल का कंपैरिजन इतना इंटरेस्ट के बाहर के स्किल का कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। अब वो आर्टिस्ट है और उसे आर्ट आता है तो मैं कंपेयर करके कुछ नहीं कर कुछ सकते, मतलब सिंपल नहीं या कि आर्टिस्ट है अच्छा है मेरे को नहीं आता, क्योंकि उसकी रुचि का विषय है। अब आप कैलकुलेटर बैठे हो शायद वो भी देख रहा हो कि ओ भाई क्या कैलकुलेटर यूज करता है, लेकिन कंपैरिजन का कोई वहां पे सेंस बनता ही नहीं। सक्सेसफुल जो पर्सन्स है पीपल्स है वो किसी चीज में मास्टर होते हैं या किसी चीज में आर्टिस्ट की तरह होते हैं, ये चीज उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। तो अगर आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हो, सी जब आप अगर उसी फील्ड में हो आपकी रुचि भी वो है तो आप शायद अपने आप को बेटरमेंट के लिए वो यूज कर सकते हो, बाकी ऐसे किसी से कंपेयर करना मुझे नहीं लगता सही है। और एक्सटर्नल वैलिडेशन इम्पोर्टेंट है, मतलब जब आप एक जर्नी पे हो तब आप कॉन्फिडेंट फील स्टार्टिंग में नहीं कर रहे होंगे। जब आपने अगर कोई पाथ चूज किया है कि जैसे कि आप ये करना चाहते हो, मान लो इन्होंने सीए में फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स हमने देखे होते हैं कि बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, वो 6 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग इनिशियल फेज में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम बाद में बनते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस हमें जब आता है तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन से आता है या फिर वो सेल्फ बिलीव के हम खुद पे बिलीव करते हैं उसकी वजह से? सेल्फ से भी मैं तो इसमें वो भी बोलूंगा कंफर्मेशन बायस जो होता है या एक्सटर्नल वैलिडेशन जो होता है, आपको पता है आपको ये करना है, आप खाली एक पर्सन ढूंढ रहे हो जो आपको बोले कि हाँ हो जाएगा बस। मीन्स पुश खाली उतना ही चाहिए होता है आपको, यू हैव जस्ट डिसाइडेड आप एक चीज कर रहे हो, रियलिटी में आपकी इच्छा है आप तभी वो सिलेक्ट कर रहे हो, आप तभी वो करने की तरफ जा रहे हो। आपको जो थोड़ा सा बूस्ट या जो भी वैलिडेशन चाहिए वो खाली कंफर्मेशन बायस है कि दोस्त लोग आपको खाली आके ये बोल दे कि नहीं दूसरों का नहीं हो रहा देना आप हो जाएगा आपका, आपको वो बूस्ट मिल चुका है। बाकी एक्सटर्नली कोई वैलिडेट करे सब सब जगह हाँ बोलेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग आपको पुश करेंगे, आपको नेगेटिव कुछ मिलना ही है, आप खाली वो दो पॉजिटिव्स के लिए वेट कर रहे हो। आई थिंक
आवर जनरेशन के जहाँ पे हम मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय सोशल मीडिया है, कि जहाँ उस केस में आई थिंक वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में ये फाइंड आउट करते रहते हैं। हम सेल्फ बिलीफ इम्पोर्टेंट है और सब में नहीं होती है वो। तो वो कॉन्फिडेंस जब आप में आता है कि नहीं कि आप जो कर रहे हो वो सही है, आई थिंक वो वैलिडेशन वहाँ पे बहुत की रोल प्ले करता है। ओके, मैडम पे वापस आते हैं कि आपने कॉलेज फिर जॉइन की वहाँ कहाँ से आपने बताया? 15। ओके, एंड फिर आपने परस्यू या एमकॉम स्टार्ट किया मैंने। देन डिस्ट्रैक्शंस एक जो आप लेके आए ना कि 20s में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, तो उस टाइम ऐसा होता है कि अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया चला गया, ये सेटल्ड है, तो मैं हम अगर गए होते तो हमारा भी अब तक सेटल हो जाता। तो उस टाइम आपने होता है कि अगर हम वहां गए होते तो हम अपनी पढ़ाई वढ़ाई से फ्री हो जाते, हम अर्न कर रहे होते, तो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट दे रही होती काइंड ऑफ। अब क्योंकि ना 20 में आप बहुत जल्दी सेटल होना चाहते हो, आपको लगता है सब फिनिश करो फटाफट सेटल हो जाते हैं, पढ़ने से फ्री हो जाते हैं, बिकॉज लास्ट के 15 साल 18 साल आप पढ़ के बोर हो चुके हो। तो उस टाइम आपको आप बहुत शॉर्टकट वाला वे ढूंढते हो कि फटाक से काम हो जाए। और वो शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक चीज है ना, लाइक एज ए गर्ल, मतलब आपने डिसीजन कैसे लिया कि मेरे को एज ए टेक्सटाइल में, आप है ना अभी? मेरा टेक्सटाइल में ट्रेड का बिजनेस है, ओके। हाँ होलसेल का। ओके। और आई वुड नॉट स्टार्ट कि मुझे तो यही कई करना लोग है। ऐसे पेरेंट्स देखते हैं जो लड़के हो तो डजंट मैटर, लेकिन एक लड़की को आगे तक ऐसे तक लेके जाना। सोसाइटी एक्सपेक्ट ही या नहीं करती है कि हाँ, एज अ गर्ल आप कहीं बिजनेस अकेले करे, अर्न जाओ, करे, आप अकेले कोई जाओ, डील या अकेले करो। और समटाइम सामने बैठा इंसान आपके साथ डील नहीं करना चाहता बिकॉज यू आर गर्ल। यू यू हैज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आप वो पेमेंट जो अगले की डील कर रहे हो वो पेमेंट आप फिनिश कर पाओगे। या या वो एक जो बाहर की दुनिया ऐसी है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। या तो हमारे यहाँ लड़कियां लोगों को एक घर के अंदर ही ठीक लगती हैं। खैर आज तो सब कुछ काफी आगे बढ़ चुका है, पर आगे बढ़ने के बाद भी आप अभी भी देखो ना तो वो आगे बढ़ना एक किताबों में और स्पीचेस में ही है, रियल लाइफ में नहीं है। लोग अभी भी सेम है, लोगों की थिंकिंग सेम है। हाँ, वो मानते ही नहीं है या मानना नहीं चाहते, मे भी मुझे लगता है मानना नहीं चाहते कि एज अ गर्ल आप सिंगल हैंडेड आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक अभी अभी आप कहो आप किसी लड़की को कहीं आप भेजो कुछ बाई करने के लिए हम्म, ना, कि अगर कोई लड़की घर लेने जा रही हो तो वहां ब्रोकर या घर का जो ओनर रहता है वो उससे पूछता है कि आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड कहाँ है, इफ आप मैरिड नहीं है तो आपके फादर कहाँ है। लाइक इंडियन सोसाइटी स्टिल 21st एरा, ठीक है, इस यहाँ तक आने के बाद भी गर्ल नीड अ मैन। सोसाइटी की मेंटालिटी आज भी ऐसी है कि एक लड़की होना और अकेले स्टैंड करना हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी मुश्किल है। खैर ठीक है, लोग अपने अपने ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, सोचों को सबकी सोच को इम्प्रूव कर रहे हैं। होप हो जाए तो, स्टिल नहीं है, मैं नहीं ये मानूंगी। तो वैसी चीज है या कि वैसे एक चीजें ही फिर स्टेप है। 100 मीटर के मैराथन में भी एक स्टेप लिया है ऐसा। एक स्टेप लिया है, हाँ मतलब देन थोड़ा सा। बेसिकली आपने कैसे डिसाइड किया कि लाइक मेरे को ये करना है, जैसे टेक्सटाइल में आना या तो फिर अदर कोई जो? मुझे लगता है कि कुछ कुछ डिसीजंस मतलब ऑलरेडी डेस्टिनी ने प्लान कर रखे हैं आपके लिए, तो वो चीजें तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने उस तरीके का स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है ना। वो और वो चीजें छोड़ भी देनी चाहिए आपको उन पे। अब बस अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहिए, जो भी आप करते हैं। मतलब मैं नहीं कहूंगी कि आपने जो मतलब करा है वो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट वो बात की बात है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप मैं घर की मतलब बड़ी बेटी हूँ, और बड़ी बेटी होने के नाते जिम्मेदारियां काफी थी। काफी होगी। तो एक था कि बच्चा जब कॉलेज क्लियर करता है तो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए आज भी, और मेरे ख्याल से आज के 10-15 साल बाद भी रहने वाला है कि इफ यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब तो आपने ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न करनी है। उसे हम देखते हैं मतलब कि गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट इतनी जॉब लाए कहाँ से?
तो गवर्नमेंट जॉब में आप देखो कंपटीशन कितना बढ़ गया है। बहुत बहुत ज्यादा। सिर्फ कंपटीशन हो तो बच्चा टैकल भी कर ले, सिर्फ कंपटीशन के साथ साथ करप्शन भी तो है। आज ही है ना, आज ही एक एग्जाम है, स्टेट शेयर करूंगा। 1,01,000 स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं गुजरात में 486 जॉब के लिए। और ये फिर भी एग्जाम है आज, और गवर्नमेंट फिर भी बहुत छोटा सा रेशियो है। ये रेशियो बहुत छोटा सा है कि 700,000 वैकेंसी में अगर लाख है तो मैं कहूंगी कि 1:100 या 1:1000 का रेशियो है। आप समटाइम देखो कंपटीशन के, आप अगर बात करो ना तो आप कंपटीशन यूपी, बिहार, झारखंड में देखो, तगड़ा कंपटीशन है। सिर्फ इसलिए कि उसे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, और गवर्नमेंट नौकरी इसलिए चाहिए कि सोसाइटी विल रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब। हम जब मतलब ये शूट करने वाले थे तब उससे पहले यश से मिले थे कि उनसे उनके बारे में थोड़ा बहुत जान सके। तब मैंने उनको मतलब एक खास बात बताई कि वाइट कॉलर जॉब में अथवा ऑफिस लेवल जॉब में हम देखते हैं कि गर्ल्स डोमिनेट करना अब स्टार्ट कर रही है एक्चुअली। और वो आई हैव रीजन फॉर दैट कि आपके पास आई थिंक बॉयज में वो जो डिसिप्लिन है ना वो धीरे धीरे हम कम होते देख रहे हैं। गर्ल्स, अगर मैं किसी लड़की को जॉब पे रख रहा हूँ तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो डिसिप्लिन होगी, सिंसियर होगी, जो काम दूंगा वो कंप्लीट कर देगी। सब केस में नहीं है पॉसिबल, बट मेजोरिटी केसेस में ये पॉसिबल है। तभी हम ऑफिस लेवल वर्क में अभी उनके उनके डोमिनेंस जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। ये आई थिंक मेरा थॉट हो सकता है या फिर मेरा ऑब्जर्वेशन, इसको लेकिन मैं ये वैलिडेट करूंगा प्रोफेशन लेवल पे। मैं सीए मार्केट में हूँ, सूरत लेवल पे बोल सकता हूँ, आगे भी बोल सकता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं सूरत लेवल पे बोलूँ। प्रोफेशनल हायरिंग जो सीएस की रिक्वायरमेंट है ना, 10 आउट ऑफ 8 जॉब्स गर्ल्स को ऑफर की जा रही है। बट उसका रीजन भी मैंने उस दिन भी बहुत क्लियरली बताया था कि जो स्टूडेंट्स है और जो वर्क के प्रति एक डेडिकेशन होता है, काम फिनिश करने की इच्छा होती है, और जो एक स्पार्क होता है कि आपको वर्क दिया गया, आप सीख भी रहे हो, आप उसको कंप्लीट भी कर रहे हो। तो हमारे प्रोफेशन ने आज की डेट में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे सर हो गए, मेरे प्रिंसिपल हो गए, हमारे ग्रुप के 4-5 ऑफिस हो गए, तो सब लोग गर्ल्स इसलिए प्रीफर कर रहे हैं कि वो जो काम अलोकेट कर रहे हैं वो कंपेयर टू बॉयज। हमारे सर तो क्लियरली बोलते हैं कि एक गर्ल ये जो काम कर रही है ना, वो 5 लड़के जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा डेडिकेशन से। ऐसा नहीं कि वो पूरा दिन बैठ के, आवर्स में डिफरेंस नहीं है, सेम आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्पार्क होता है वर्क करने का, कंप्लीशन का एक स्पार्क होता है। वो आज के डेट हमारे प्रोफेशन में स्पेसिफिकली गर्ल्स के अंदर ही है, क्योंकि बॉयज वो काम करना भी नहीं चाहते। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही बात हो रहा कि इन लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, और वो शॉर्टकट्स में मैं बोलता हूँ बॉयज 100 में से 80 होंगे कि शॉर्टकट काम नहीं करना, किसी को काम नहीं करना। इन लोगों को अब 1 से 4 जो बेसिक नेसेसिटी है, आप सीधा थोड़ी सीईओ बना दूंगा मैं आपको, आप स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। इनको वो पेशेंस अब नहीं रही इनमें। और हमारे फील्ड में तो स्पेसिफिकली ऐसा है कि आपको बैठना पड़ेगा, आप जितना काम है उतना तो करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट भी, और यहाँ तक कि ऑफिस, आज की डेट में सूरत में अगर 600 ऑफिस है तो उसमें से 300 में फीमेल पार्टनर्स है। और ऐसा भी नहीं कि वो घर पे बैठे हैं, वर्किंग फीमेल पार्टनर्स है। रीजन है कि वो गाइड भी अच्छा कर रहे हैं, और वर्क के प्रति डेडिकेशन और वर्क कंप्लीशन दोनों चीजें हाथ में लिया, वर्क कंप्लीट करे। और बॉयज वहां पे तुम 5 बजे जा रहे हो ना काम देके, तो 5:30 का काम भी वो 5:15 को निकल जा रहे हैं, 5:30 तक भी वेट नहीं कर रहे काम कंप्लीट करने में। एक हमारे प्रोफेशन की बात है, हाँ सब में अलग अलग हो नहीं है, सकता है, लेकिन सब हाँ में अलग इस अलग हो प्रोफेशन का सकता है। मैंने बोला था। जेंडर बाइज्ड नहीं बोल सकते कि लड़कियां ज्यादा एबल है, लड़की कम एबल है। एबिलिटी सब में सेम है। लड़कियों को मौका नहीं दिया गया है, तो अब वो अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो एक गैप है ना जेंडर का, वो गैप फुलफिल तभी होगा जब वो ना कि सिर्फ प्रोफेशनल, हर एक सेक्टर में आएंगे। आज भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां आप जाके देखो तो वो मेल डोमिनेटेड ही है। अगर वहां गलती से कोई एक फीमेल एंटर हो जाए तो उससे वहां का क्राउड नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि ये हमारे अगेंस्ट है, या मे बी ये डिस्टरबेंस है हमारे लिए, काइंड ऑफ। तो एक जो आप बोलते हो ना लड़का और लड़के का गैप सोसाइटी के लिए, वो तभी फुलफिल हो पाएगा जब हर एक सेक्टर में वो गैप पूरा होगा। वन थिंग कि अगर फर्स्ट ईयर कॉलेज को स्टार्ट कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेगा? वो बाय लर्निंग न्यू स्किल्स, और वो माइंड और कि माइंडसेट है वो जो इम्पैक्ट करेगा उसने। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में एंटर हो रहा हूँ तो वो गेटिंग गुड ग्रेड्स विल गिव यू मी मतलब वो कॉन्फिडेंस देगा मुझे कैरियर को लेके। लर्निंग न्यू स्किल्स क्या वो देगा, या फिर वो मेरा माइंडसेट होगा कि जो मुझे कॉन्फिडेंट रखेगा या कॉन्फिडेंस के देगा?
मेरे हिसाब से तो दो आंसर है इसके। एक, होना चाहिए स्किल, जिस आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, जिस आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। स्किल इज द अटमोस्ट थिंग कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, स्किल होनी चाहिए वो। और बाकी जो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उसको जनरली उसका माइंडसेट ही कॉन्फिडेंस देता है। ग्रेड्स में कॉलेज में मुझे नहीं लगता वो हो गया, कॉलेज में ग्रेड्स गिने ही नहीं जाते अब, वो स्कूल तक सीमित हो चुका है। ट्वेल्थ का वो भी अब नहीं गिनते, लेकिन ट्वेल्थ का एट मोस्ट कोई शायद ग्रेड पूछेगा, कोई शायद कॉलेज में पूछेगा भी नहीं कि आपके कितने परसेंटेज पासिंग वगैरह, कोई नहीं पूछता। बाकी माइंडसेट ही अपना जो कॉन्फिडेंस लाएगा वही लाएगा, और होना चाहिए स्किल। नहीं मतलब जो इंडिया में अभी जो कल्चर स्टार्ट हुआ है कि जिसमें लोग बोलते हैं कि मतलब कॉलेज ग्रेड्स और स्कूल ग्रेड्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्या वो सही है? एक्चुअली मतलब कि आप हर जगह पे जाओगे तो वो एक क्लियरिटी रहती है कि नहीं कि चलो बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट है, तो ये लोग को देख के हम भी मतलब कि हम भी मतलब कि ये करेंगे। ग्रेड्स आर मैक्सिमम ऑलवेज इम्पोर्टेंट, हाँ, ऐसा कॉलेज कुछ को नहीं उस है। वजह से वो कॉलेज को ड्रॉप। लोग देखते हाँ, हैं कि नहीं कि हम कभी भी बंक लगा सकते हैं, कभी भी नहीं जाएंगे तो चलेगा, वो इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। एक्चुअल में हम सोसाइटी में जाएंगे, जॉब स्टार्ट करेंगे, फिर सब आप बात कर रहे हो मे बी 18 और 19 की, हम अभी हैं 25 में, गैप देखो। अ, उस नहीं, उस टाइम का अभी भी है ऐसा, लेकिन वो सब जो ड्रॉप आउट किए ना, उनके पास एक्चुअली उनके पास एक बढ़िया स्किल्स थे उनके पास, स्किल्स थे। उनके कारण वो बन गए। वो 100 में से एक मेरे हिसाब से ऐसा कोई होता है कि जो शायद आईआईटी में ना जा पाए, हाँ। लेकिन वो गूगल जैसे अभी हम कई सारे देख सकते हैं, शार्क टैंक में कई सारे ऐसे आते हैं जो आईआईटी करके छोड़ दिए वहां के, जो फिर यहाँ पे आया। बाकी 80% ये तो आज भी है, और ये शायद थोड़ा टाइम के लिए रहेगा भी कि एजुकेशन के लिए कभी डिनाई नहीं कर सकते। एजुकेशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते। मुझे पूछो, मैं इसका इतना बेटर आंसर देता हूँ कि हमारे में पासिंग अगर 1000 है तो 3 स्टूडेंट्स निकलते हैं। लेकिन कोई कितना भी बोल ले कि बिना सीए भी मैं साइन के अलावा सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एज अ कस्टमर और एज अ पर्सन जब आप सामने वाले को पूछते हैं और वो बोलता है कि मैंने क्लियर नहीं किया है लेकिन मैं सब काम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट इम्प्रेशन बोलो या फिर तो उस चीज को एनालाइज करना बोलो, वो क्लियर ये एनालाइज करेगा कि ये क्वालिफाइड नहीं है। फिर शायद अगर वो एक दो काम कराए उनसे, कहीं ना कहीं वो क्वालिफाइड ना होने की कसक उसके मन में भी है। हाँ उसके मन में भी है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर सीए, हाँ यू नो कोई वॉट एवर मैंने जो से भी आप करना चाहते हो। इफ आप करना चाहते हो, आप नहीं कर पाए, आपने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आप नहीं बन पाए, वो एक कसक आपके दिमाग में हरदम रहने वाला है। तो वो एक चीजें कही जाती हैं कि ठीक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप जो करना चाहते हैं करिए, करिए, बहुत जरूरी है वो। आप मार्केट में उतरेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे चीजों को, तो आप समझ नहीं पाएंगे। कॉलेज हम क्यों जाते हैं, कॉलेज का कल्चर हमारे लिए इतना स्मूथ क्यों रखा हुआ है कि आप लोगों को समझो, लोगों से मिलो। रिस्क कितना इम्पोर्टेंट है? लाइफ में पूरा रिस्क ही इम्पोर्टेंट है जी, सच में। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे होगा ही नहीं। सिंपल। हाँ, आएगा ही जी वो, बिना उनके बिना काम ही नहीं कर पाएंगे सब। हम बाहर जाके गाड़ी चला रहे हैं ना, वो भी अब रिस्क रिस्क ही है। कहीं ठुक जाए। तो हर जगह रिस्क है। ये रिस्क शायद आप डिसीजन में देखो, कॉलेज चूज करने ये का, risk factor करियर ना, चूज करने का, ये ऑलमोस्ट रहेगा ही, कोई रहता भी ही उसमें है, रहेगा। हाँ। कितना ही सक्सेसफुल हो जाए तब भी एक रिस्क होगा भाई। मेरे से वो बंदा आगे निकल गया, मेरे को कुछ तो करना है, उनसे तभी रिस्क लेंगे आप। और रिस्क होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज मुझे क्लियरली पता है कि इसके बाद ये होना है तो मुझे उसमें वो इंटरेस्ट आएगा। तो मतलब अचीवमेंट के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है या फिर आपका कॉन्फिडेंस आपको अचीवमेंट की तरफ लेके जाता ये दोनों में रेशियो अचीवमेंट के बाद वाला कॉन्फिडेंस तो लाजमी है, वो किसी को भी आ जाता है। हाँ, है? पहले वो तो खाली बूस्ट है। कॉन्फिडेंस मैटर अचीवमेंट के पहले। वो तो अरे, आपको अचीवमेंट के पहले अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप वो जल्दी अचीव कर पाओगे। और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो कैसे कर। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही है। शायद इस पॉडकास्ट में भी अगर डिसीजन लेना कोई स्टार्ट करे, कॉन्फिडेंस को साथ में रख के डिसीजन लेना, 50-50 या अनकॉन्फिडेंटली लिया गया डिसीजन शायद इतना फ्रूटफुल ना हो जितना कोई कॉन्फिडेंटली लिया गया डिसीजन हो। एक बार चूज कर लिया फिर तो आप उस पर कॉन्फिडेंट हो ही सकते हैं कि मैंने XYZ लाइन चूज की है तो मैं इसमें आगे करके दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस के साथ चलो, या फिर ऐसा वहां पे आप हाफ माइंडेडली उसके अंदर वर्क करोगे, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा या इतना आपको रिवॉर्डिंग नहीं लगेगा।
अगर आप हाफ माइंडेडली उसमें गए ना तो मतलब तो ओके, और सेल्फ डाउट से हम कैसे डील करते हैं? इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये बहुत बहुत देखा जाता है कि जिसमें आप खुद के पास स्किल है लेकिन आप डाउट ज्यादा करते हो, हर बार आप कंपेयर करते हो, मतलब अगर ग्रुप में बैठे हो। कंपेयर करना ही छोड़ दीजिए उस समय, सेल्फ डाउट से रियली निकल जाएंगे। कंपेयर करते हैं तभी सेल्फ डाउट आता है, यार मेरे से उसे अच्छा आता है, वो अच्छे तरीके से कर सकता है। हाँ, अलग अलग सबके अपने डील करने के तरीके हैं। सेल्फ डाउट का मुझे लगता है कि आप इसे गट्स के साथ रखिए, सेल्फ डाउट रखिए, आप टोटली आप इनअवेयर हो जाएंगे कि आप बस टॉप ही कर देंगे जाके, वो भी तो पॉसिबल नहीं है। Possible नहीं। गट्स रखिए कि आप टॉप करेंगे। या सेल्फ डाउट को कॉन्फिडेंस ही हरा देगा, ऐसा लगता है कि आप सेल्फ डाउट हटाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, आई विल डू द बेस्ट आई कैन डू। बाकी सेल्फ डाउट मैं डील करता था, मैं बुक्स पढ़ लेता था। सेल्फ डाउट जब भी मुझे कभी होता था, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, हम अपने आप सोच को थोड़ी धीमी कर दो तो इतना ज्यादा ओवर ना सोचे। डिस्ट्रैक्शन सोर्सेस बहुत है, हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए आप अपने अंदर गट्स रखो कि ये चीजें हैं, हम कर लेंगे। रही बात सेल्फ डाउट की, तो रखना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। ओके, तो ये मतलब मुझे एक आइडिया आप तीनों से पूछना चाहूंगा, बुक रीडिंग की हैबिट किस किस को है? हाँ मुझे भी। सबको, मतलब ये जनरली देखा जाता है कि जो लोग मतलब कि अपने कैरियर को सक्सेसफुल रहते हैं, जो लोग, उनकी ये रीडिंग हैबिट कंपलसरी सब में देखी जाती है। सब में तो सब में तो नहीं होती, लेकिन बहुत हाँ, सारे में अच्छी जो चीज है मेजोरिटी में। आपको थोड़ा अलग सोचने को, या फिर आप आपकी जो नॉर्मल रूटीन सोच है ना, वो थोड़े टाइम के लिए, जिस टाइम आप बुक में रहो ना, वो बंद हो जाती है। नॉर्मल लोगों से आपकी सोच अलग हो जाती है। यदि हम अच्छे से बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास नए नए आइडियाज आ रहे हैं, कॉन्वर्सेशन पावर बढ़ती है, हमारे लोगों के साथ डीलिंग पावर बढ़ता है यदि हम रेगुलर बुक्स पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हैं, नॉलेजेबल भी होता है हमारे लिए वो काफी। कॉलेज में कितना इम्पोर्टेंट है? कॉलेज में मैं तो इतना प्रेफर करता हूँ कि बच्चों किसी भी तरीके से एटलीस्ट आधे घंटे बुक के लिए निकालना चाहिए। वो भी वो नहीं कि मतलब लाइक आप कोई फिजिक्स पढ़ रहे हैं पार्टिकुलर, वो कोई अदर नॉवेल वगैरह पढ़ लीजिए, ये काफी अच्छा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। क्योंकि वहां से जब वो स्टार्ट करें ना तो कई सारे डिसीजन फैक्टर्स भी होते हैं वहां पे, कुछ ऐसे ऐसे बुक्स है जो काफी लर्निंग वैल्यूएबल है वो। आपकी जॉब है, वो आपको डिफाइन करती है कि वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है? जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो, जैसे कि आप टीचर हो, तो वो डिफाइन करती है कि आप क्या होंगे, या फिर वो जस्ट एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है कि वो आपको डिफाइन नहीं कर सकता? ऑफकोर्स यदि हम पूरी डेफिनेटली हम इसी पे पूरा निछावर करें, लाइक पूरे टीचिंग ही मेरे को करना है, तो ये मेरे लिए एक तरह से डिफाइन भी करता है कि हाँ आगे मेरा पूरा लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है। अब मैं तो इस पे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो बात थोड़ा सा ज्यादा ही छोड़ अलग दिया। ही लिया। लेकिन एक रीजन भी था कि मैं उस पाथ में जॉब नहीं गया। मतलब कि मैं मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, नहीं, जॉब ऐसा था कि मैं उस पाथ में नहीं जाने का, जॉब का या कुछ नहीं करने का रीजन भी ये था कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं जो भी काम करूंगा, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। मैं एक जॉब में बैठ जाऊंगा तो जैसा कि डेफिनेशन वर्ड है, क्या वो मुझे डिफाइन करती है? अगर मैं कहीं पे जॉब पे होता तो वो मुझे बिल्कुल डिफाइन नहीं करती। वो मैं खाली फाइनेंस के लिए कर रहा हूँ, या खाली अगर कोई डेफिनेटली वर्कआउट कर रहा है जिसका गोल है कि मुझे इस जॉब में आगे बढ़ना है, शायद ये लैडर चढ़ना है, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना है, तो उसको वो जॉब डिफाइन करेगी। वो एज एन एचआर, वो एज एन मैनेजर, उसको प्रॉपर आज कल तो कर ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात जॉब है। इनिशियल स्टेज पे डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो डेली रूटीन में आ रही है, दिन के कहीं भी आप 7 से 8 घंटे दे रहे हो, तो समहाउ लाइक लेटर ऑन उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो दिखेगा आपके रूटीन में, आपके टॉक्स में दिखेगा, वो आपके थॉट्स में दिखेगा। सेल्समैन हमेशा सेल्समैन ही होता है। ऐसी चीज है कि अगर वो तो हर कोई मतलब कहीं पे कभी सेल्स कभी मैनेजर है तो आप उसको शायद फैमिली फंक्शन में भी मिलेंगे तो आपको ऐसा हिंट आएगा कि द पर्सन इज कन्विंसिंग। लाइक यूनिवर्सल है वो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप अगर किसी डॉक्टर को मिलो तो आपको वो दिखेगा कि सुलझा हुआ, इट दिस इन डोंट डू दैट काइंड ऑफ, ठीक है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को मिलो तो वो आपको बताएगा कि ये वायर यहाँ से यूं होना चाहिए, दिखता है वो, मिलता है वो। हाँ, आप किसी इन्फ्लुएंसर को मिल लो, वो कंटेंट ढूंढ रहा होगा यहाँ से मुझे ये काम मिल जाए। लेकिन ये है कि अगर जॉब डिफाइन आपको कर रही है देन इट्स गुड कि आप वो वर्क में पूरी जॉब तरह डिफाइन कर रही है मतलब कहीं ना कहीं आप अपने काम के प्रति लॉयल हैं। loyal, या वही, आप
लोहे होना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई जहाँ जॉब करने जा रहे हो वो हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक है। ऐसा सोच रहे हैं कि यार जाना नहीं चाहिए लेकिन तब भी जा रहे हैं। तो हम उसमें फुलफ़िल नहीं कर आप पाएँगे। उससे ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू भी नहीं कर नहीं कर सकते। पाएँगे, सिंपल। दैट मीन्स कि आप जो करना चाहते थे वहीं पे हैं, आप ऐसा नहीं है कि अलग जगह पे आ गए। ऐसा हो सकता है। लास्ट वन की मुझे ये बताइए कि अगर आप अपने 20s में रिटर्न जाते हैं और आपको एक माइंडसेट चेंज सजेस्ट करना है उसको, आपके यंगर सेल्फ को, कि आपको बताना है 4-5 साल, बहुत ज़्यादा हमारी एज है नहीं, 5 साल पहले हम जाते हैं और उसको बताना है कि तुम्हें ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, तो वन पीस ऑफ एडवाइस आप खुद को क्या देंगे? Nothing. I'm very happy whatever I am today and what I had, entire experience what I had from my failures, from my failure relationship, from my job, from whatever the kind of person I am. Is that because I had that kind of failure? मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने उससे गेन क्या किया है अगर आपने उतने जो भी मतलब आप अपने 20s में जो भी धक्के खाते हो, जो भी फेलर रिजल्ट देखते हो, कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। तो मैं कुछ भी चेंज करने के मूड में नहीं हूँ कि मैंने ये नहीं किया होता तो आज मैं ये कर लेती। वेरी सेटिस्फाइड। मेरा सिंपल, मेरे को एरोस्पेस एक सेकेंडरी मैटर था मेरा कि एरोस्पेस इंजीनियर करना था मेरे को, लेकिन नहीं वो चीजें तो थी लेकिन मेरा एक टीचिंग एक बना हुआ था कि मेरे को टीचिंग ही करना, क्योंकि मैं ये लगभग 8 से ही डिफाइन कर चुका था मैं। क्योंकि हमारे एक्चुअल में एक चीजें होती है, जैसे अभी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है ना आपके पास, तो कई सारी चीजें होता है कि भाई मेरे को कैसे क्या करना है, सिंपल। और उस समय मेरे को पता था कि भाई टीचिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे अच्छी इज्जत भी मिलती है, लाइक कोई गलत काम भी नहीं कर सकते हैं हम, सही तरीके से अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्किल्स बढ़ेगी हम आगे तक ले जाएंगे। लेकिन एक मेरा था मानना कि मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है। बहुत अच्छा, मतलब लाइक जिस समय एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट बने और अच्छे से लेक्चर्स दे रहे थे, तो मैं गांव के एक टीवी हुआ करता था, मतलब गांव में लाइक एक घर ऐसे जहाँ पे मैं जाके न्यूज देखा करता था। और वहां पे जब वो लेक्चर्स देते थे ना, उस समय मेरे को इंग्लिश समझ ही नहीं आती थी, लेकिन तब भी मैं देखता था कि लगाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश है ना चलेगा, मैं चीजें देखूंगा। और बहुत मतलब एक होता है ना लाइक कि ये सपना है मेरे को करना है। मैंने ये भी चाहा कि मैं अपने सिस्टर को करवाऊं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, फिर डजंट मैटर, कोई नहीं जो होगा होगा। तो लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, और मतलब कि ये आपको जो एक्चुअली आप जो कर कई सकते बार थे है उससे ना आपको कम। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें स्ट्रोंगर बनाती है। डेफिनेटली आज भी सच है, 50 साल पहले भी सच था और 50 साल बाद नो, भी मैं सच ये रहेगा। इसलिए नहीं एक चीज होता है, जैसे हम ड्रीम को खो देते हैं कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ना, कई बार वो चीजें प्रेशर से हम चीजें कर ही नहीं पाते हैं। प्रेशर और फैमिली अर्ली अर्ली एज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम नहीं है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन प्रॉब्लम आप किसे कहते हो? आप बाहर निकलिए, आप देखिए हॉस्पिटल के नीचे लोग बैठे हुए हैं, वो प्रॉब्लम है। कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उल्टा इसमें ऐड करूंगा कि जो यंग जनरेशन या आज की जनरेशन ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो प्रॉब्लम है। और उससे प्रॉब्लम्स भी आती है, लाइक जैसे आप 8 घंटे काम नहीं किए ना, तो दिन भर घर में बैठे बैठे सोचेंगे एक्चुअली किया क्या क्या मैंने, नींद भी नहीं आएगा भाई, 12-12-1 बजे तक ऐसे जग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या करें। ये जो और डिसीजन है जब ना, ये सारे जो डिसीजंस है ना, हमने जब लिए कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ रख के या कुछ सोच के ले। और आज की जनरेशन जो ये भाग के ले रहे हैं, बहुत गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, उसकी वजह से उनके डिसीजंस भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो डिसीजंस भी कहीं ना कहीं देखिए सही नहीं आ रहे। उसी कब तक भागोगे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे? तो एक टाइम के बाद आपको लेना पड़ेगा। जो आपको 20 में सीख मिल जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, वो आप फिर लेटर ऑन 30-40 में सीखोगे। एक टाइम के बाद तो लोगे। आपके पेरेंट्स हरदम यंग नहीं रहने वाले हैं। आप हरदम सिंगल भी एंजॉय नहीं कर सकते। एक स्टेज आता है लाइफ का जहां आपको वो चीजें नेसेसरी हो जाती हैं, करनी ही पड़ती हैं। आई थिंक, पर बिफोर मैच्योरिटी आपके पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो वो आपको कुछ करने से रोकती भी है। आई थिंक रॉन्ग भी हो सकता है, मेरी बिलीफ
गलत भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब कि हम जब उनको 30-40-45 एज में जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप, तो वो बताते हैं कि मुझे ये ना हुआ होता तो मैं ये करना चाहता था। आप अपने अगर यंगर सेल्फ को मिलते हैं तो आप क्या माइंडसेट चेंजेस क्या बोलेंगे आप उसको? नहीं, वैसे मैं यंगर सेल्फ तो मैं 20s में ही हूँ वैसे। मैं तो, नहीं, आप पूछ रहे हो उस हिसाब से मैं तो 1-2 साल पहले जाऊंगा, क्योंकि मेरी एज उतनी हो रही है जो उस टाइम पे। लेकिन हाँ, मैं अभी है जो मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्टेंस एक होता है आप में, कि आप थोड़ा डेस्टिनी पर भी भरोसा रखिए। आपको लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आएंगे ही आएंगे। आप, कोई सॉर्टेड नहीं होता। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि सब सेट है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको वे स्टेप बाय स्टेप होता है। एक स्टेप चढ़ा, आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स आई, आप नया फेल हुए, आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये इसके प्रति एक्सेप्टेंस रखिएगा। आप क्या बोलते हैं, आपके पास अलग अलग चैलेंजेस आने ही वाले हैं, अलग अलग फेजेस आपके लाइफ के आएंगे। कभी लाइफ ऐसे सीधा नहीं चलेगी। और ये तो ऐसा नहीं यंगर सेल्फ को बोलूंगा, मैंने अब जो सीखा है मैं यही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी फेज में हूँ। तो मैं, लाइफ बेसिकली हमारी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होती है। हाँ, वो ग्राफ कैसे भी हो सकती है, आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस रखना ही पड़ेगा। ये लास्ट तक आपको बेहतर करना है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ। लेकिन ये सबके लाइफ में पॉसिबल एक्चुअली नहीं होता है। या जितना इजीली हम बोलते हैं, हर कोई कंफ्यूजन में रहता है, हर के पास सबसे ज्यादा देने के लिए बहाने होते हैं हमारी लाइफ में। और वो उनको सिखाने वाला भी कोई नहीं होता कि ये तुम्हें नहीं देना चाहिए। एक्चुअली खुद को पता नहीं होता कि वो जो दे रहा है वो उसके लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं सही होता है। नहीं। अब मैटर करता है कि आप कहाँ से हो, सराउंडिंग कैसा, आपकी फैमिली कैसी है, आपको कैसे फ्रेंड्स मिले हैं, कैसे टीचर मिले थे। वो सब आपको दिखाते हैं कि बहाने देने से अच्छा है कि आप कुछ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। लेकिन ये हर एक को शायद नहीं भी नहीं मिल पाता। कुछ ना करने से बेहतर है। जो हमारे डिस्कशन हुई उससे मैं 3-4 चीजें जो मतलब परफेक्टली कहना चाहूंगा कि अगर एक चीज, अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में अगर एंटर हो रहे हो तो आपको कॉलेज ग्रेड को बिल्कुल छोड़ नहीं देना है। आपको जो स्टडी करने के लिए आप गए हैं उसको परफेक्टली अच्छे से करना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप टॉप कर रहे हो, टॉप 3 में हो, 5 में हो, नहीं मैटर करता। आप जो जिस फील्ड में, जिस स्ट्रीम में गए हो उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड, आपको पैरेलली कुछ स्किल्स भी लर्न करनी स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें जो भी आपको इंटरेस्ट हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अदर्स को देख के करना है, आपको कुछ ना कुछ चीजें स्टार्ट करनी चाहिए लर्निंग करने की। तीसरी, आपको एक मेंटरशिप या करियर काउंसलिंग जैसा आपने बोला, आपको डिस्कस भी करना चाहिए अपने आप आफ्टर दिस कॉलेज, मतलब कि आप कौन सी जॉब लोगे या फिर आप क्या कर सकते हो, आपकी मतलब पर्सनालिटी क्या है। मे बी हर कोई सॉर्टेड नहीं होता कि वो डिसाइड कर पाए कि वो क्या है, वो किस टाइप की जॉब कर पाएगा, कहाँ तक पहुंचा है, उसको मास्टर्स करना चाहिए, डायरेक्ट जॉब में, हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन आपको पूछना चाहिए, अपने टीचर से, प्रोफेसर से पूछो, अपने जो सीनियर है उनसे पूछ सकते हैं, अपने बाहर जाके भी काउंसलिंग ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी तो आपको मतलब वो जो हम सोचते हैं कि नहीं कि मेरा तो डिसाइडेड था नहीं, कि मैं मतलब वो जो ना कि सब जिन्होंने जॉब ले ली उसको तो पता ही था कि मुझे यही करना है। जैसा कि मैडम ने बताया कि कुछ नहीं पता था, जैसा रास्ता चलता गया हम उसमें ही चले हैं। दिखता गया जो रास्ता उस पे हम चलते रहे। बस ये 3-4 चीजें हैं कि जो हर कोई को फोकस करनी चाहिए। बाकी कॉन्फिडेंस आपको टाइम टू टाइम आएगा, जब आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स जब आपके अंदर जोड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। Yeah. आप एक स्किल लर्न की है, आपके कुछ ग्रेड्स अच्छे हैं, आपको वैलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ सेल्फ बिलीफ लेके ही आगे बढ़ूंगा, नहीं। एक्सटर्नल वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। और वो हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जो उनको पता होता है कि मैं मतलब मैं जो हूँ मैं यही करूंगा और मुझे पता है कि मैं ओके हूँ। वैलिडेशन आपको मिलेगा कैसे कि आप मतलब स्किल्स लर्न कर रहे हो, कुछ अच्छे ग्रेड्स ला रहे हो, आपके प्रोफेसर आपको प्रेज कर रहा है, आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो, कुछ भी हो। जो भी कर रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपको हर दम ये ट्राई करना है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। लास्ट में मैं आप सबसे हर किसी से मतलब कि हम पूछते रहते हैं, जनरल हमारे पास डेफिनेशन होती है सक्सेस की, कौन सक्सेसफुल है कौन नहीं है। हम जनरल किसी को मतलब कोई धीरू भाई अंबानी को सक्सेसफुल मानता है, कोई रतन टाटा को मानता है, कोई किसी आईपीएस ऑफिसर को मानता है, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई प्राइम मिनिस्टर को मानता है। हम वो बड़े आदमियों के में नहीं जाएंगे क्योंकि मेजोरिटी इंडियन पब्लिक अभी भी मिडिल क्लास है, जिसमें वो कॉलेज मतलब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जॉब लेते हैं, लाइफ उनकी वही वो मिडिल क्लास फैमिली में, वो नहीं मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर है, अच्छी जॉब में है, तो वहां पे निकलती है। तो सक्सेस की डेफिनेशन हम जो देखते हैं वो शायद नहीं होगी। तो मैं आप तीनों से वन बाय वन पूछना चाहूंगा कि सक्सेसफुल होने की आपकी लाइफ में डेफिनेशन आपने क्या रखी हुई है,
कि आप किसे सक्सेस मानते हो अपनी लाइफ में, किस चीज को आप सक्सेस मानते हो? स्टार्ट फ्रॉम ऐसे करेंगे। हाँ, मैं तो सक्सेस को माइंडसेट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ कि मेरे लाइफ में सक्सेस मतलब जब मैं रेस्ट अश्योर्ड हो जाऊंगा कि नहीं, अब मेरी फैमिली, मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं थोड़ा रेस्ट अश्योर्ड हो जाऊंगी कि वो लोग खुश हैं। मतलब ऐसा नहीं, एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा, एक झरने की बात कर रहा हूँ कि 1-2 महीना या 1 साल कोई ऐसा है कि जब मैं देख सकूं कि उन लोगों को अब सारी नीड्स फुलफिल हो रही है, हैप्पी, जब आसपास हैप्पीनेस दिख जाए तो मेरे लिए वो एक सक्सेस पॉइंट हो चुका है कि कोई अब चीज बाकी नहीं रह गई। अगर वहां पे कोई चीज बाकी रहती है तो मैं उस पर वर्क करता हूँ। मेरे लिए सक्सेस एक माइंडसेट ही है, ऐसा कोई प्रॉपर गोल नहीं है कि इतना कमाऊं तो मैं सक्सेस, इतना कम हो तो मैं सक्सेस। लेकिन हाँ, ओवरऑल ऐसा है कि अब ये 1-2 साल या कोई प्रोलॉन्ग फेज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है जब सब कुछ हैप्पीली चल रहा है और सब ने हैप्पीनेस आ रही है, कोई इश्यूज नहीं हो रहे, तो वो मेरे लिए सक्सेस हो गया कि अब एक पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सब चीजें बैलेंस हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए सेंस ऑफ सक्सेस हो जाएगी। मुकेश। लाइफ में बैलेंस होना, लाइक फैमिली, जैसे बताएं कि फैमिली की हर सारी चीजें जो नीडी चीजें है वो फुलफिल होना, ये भी है। और साथ में यदि देखें ना, यदि एज ए पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सक्सेस को ऐसे डिफाइन करना चाहूंगा कि लाइक मेरे को जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो मेरे को वो करने के बाद कोई अदर डिजायर नहीं होना चाहिए। लेकिन एज ए ह्यूमन बींग हम क्या करते हैं, कितने ही बड़े बिजनेसमैन क्यों ना बन जाते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट उसमें क्यों ना सक्सेसफुल कितनी ही हो जाए, हमारे पास वो डिजायर होता ही रहता है कि भाई मेरे को और भी कुछ करना है। तो मैं जो उसे क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल को डिफाइन नहीं करता। मेरा मानना ऐसा है कि यदि मैं इनकम टैक्स डिसाइड किया हूं कि मेरे को बनना है, उसके बाद मैं सक्सेसफुल हूँ, सिंपल। उसके बाद जो चीजें चाहे, लाइक अपनी फैमिली स्टेबिलिटी हो, कहीं और भी बसाना हो, कई सारी चीजें वहां से चीजें कर सकते हैं। वो मेरे लिए सिंपल, जो चीजें मैं चाहूँ को मेरे को करना है, वो यदि मिल गया तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल है। मेरे अंदर वो डिजायर फिर नहीं होना चाहिए कि भाई करना। हाँ, बाद में सोची जाएगी कि हाँ चल दूसरा कोई सेक्टर डालते हैं बिजनेस का, उसमें फिर दूसरे तरीके से अलग एक सक्सेसफुल का डेफिनेशन होगा कि इस बिजनेस में मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं। लेकिन मेरा जो प्राइमरली कि लाइक मेरे को वो जो बनना था वो मैं बना या नहीं बना, वो यदि नहीं बन पाया तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं है। सिंपल, जो चीजें अचीवमेंट, सिंपल बोलो, जो टारगेट फिक्स किया हूं वो मेरे को मिलना चाहिए, दैट इज सक्सेसफुल इन माई लाइफ। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, जो भी काम आप कर रहे हो ट्रूली करिए, मतलब विथ विथ ऑल सेटिस्फेक्शन, विथ जेन्युइनिटी, या जस्ट मेक योरसेल्फ हैप्पी। अपने आप को इतना एबल बनाइए कि अगर कोई कभी कुछ हेल्प मांगना चाहे आपसे तो आप कर पाए उसकी हेल्प। बी काइंड विथ एवरीवन, बी काइंड, या विदाउट एनी रिग्रेट। गुड। इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हर एक की डेस्टिनी Everyone has different destiny, everyone has different path. बट एक चीज है बहुत सिंपल, जो मैं पहले भी हाईलाइट किया था, जब हम पहले मिले थे तब भी मैंने बोला था कि शॉर्टकट शॉर्टकट डजंट एग्जिस्ट। शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ यू अचीव ना, बाई चांस आपने कुछ शॉर्टकट से अचीव कर लिया, आप जैसे आज देख रहे हो कि कोई रातों रात फेमस हो जा रहा है, उसका डाउनफॉल भी आप रातों रात ही देखोगे। तो सोशल मीडिया, मेरे मेंटर की बात जरूर शेयर करूंगा, उन्होंने पहले ही बोला कि सोशल मीडिया पे जो आपको दिखाया जा रहा है कि ठहर जाओ, ये बैलेंस हो, लेकिन वो सब सबके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप इतने टाइम में यंगस्टर्स में एक वो माइंडसेट है कि फेमस होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, वॉट एवर। लाइक मैं कहूंगी कि डोंट बी अ पब्लिक प्रॉपर्टी। जितना आप अपने आप को हाइड रखोगे, एक क्लियर रखो अपना जोन। फेमस होने के लिए इतना मत दौड़ो कि आप गलत रास्ते चूज कर लो, इधर उधर की राह पे जाओ। आप अपने आप को आप जितना प्राइवेट रखोगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। आप देखो फेमस सेलिब्रिटी इतने खुश नहीं है।
उससे ज्यादा खुश कई सारे साहब शायद आप किसी को जानते भी ना हो, शायद आपके बाजू में वो सैलरीड पर्सन भी है, वो भी इतना खुश इस लेवल पे खुश होगा कि उसके कंपैरिजन में सिंपल लोग फैमिली के साथ वीकेंड अपने आप को पूरा डिजिटली एक्सपोज्ड कर दे रहे हैं, वो चीजें गलत है। और ये यंगस्टर्स में क्रेज है, वो मत रखिए। और वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ, आपको करना पड़ेगा आपके Yeah. सेटिस्फेक्शन के लिए। जॉब, स्टडी, सब कुछ जो लाइफ का एक पार्ट है, पूरा लाइफ नहीं है। कोई चीज को लाइफ से स्ट्राइक आउट करना चाहोगे, मेरे को वर्क ही नहीं करना है, स्ट्राइक आउट करना चाहोगे, वो नहीं हो पाएगा। आप कैसे भी करके आपको चीज करनी पड़ेगी। स्टडी है, आप स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते, नई चीज सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना आप है। इरिटेट होके उसे तुरंत से क्विट नहीं कर हाँ, सकते। क्विट नहीं कर सकते, आप टाइम दो उसको। तो आपको सब करना पड़ेगा डेस्टिनी। रियली थैंक यू एवरीवन, बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। आई थिंक जो भी देख रहे होंगे उनको कुछ चीजें शायद सीखने को मिलेगी कि कोई एक आध कंफ्यूजन उनका दूर हो। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे कंफ्यूजन है हमारी लाइफ में, कोई एक आध कंफ्यूजन अगर उनका दूर होता है कि जिसमें वो भी मान सके कि ना वो भी कुछ कर सकते हैं, दैट विल बी हमारे पॉडकास्ट की सक्सेस वही रहेगी। एग्जैक्टली।